Hello students, welcome to ICRAS and I welcome you back on this wonderful platform जहाँ पे हम लोग टेस्ट नंबर 3 का आज डिस्कशन करेंगे। अगर आपको पता है वी आर कंटिन्यूइंग विथ आवर मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस। एवरी संडे वी आर कंडक्टिंग टेस्ट सिलेक्टिव क्वेश्चंस। मैंने पहले भी कहा था ये ईयर लॉन्ग प्रोग्राम होगा जिसको हम लोगों ने तीन साइकिल्स में डिवाइड किया, राइट। सो एट दिस प्रेजेंट मोमेंट वी आर इन दी फर्स्ट साइकिल जो चालू रहेगा आपका अगस्त 15 तक। तो आज का जो हमारा सेशन होगा विच विल बी लाइक टेस्ट नंबर 3, और ये जो टेस्ट नंबर 3 है इसके ऊपर विल हैव डिस्कशंस गाइस ऑन इंडियन सोसाइटी, जिसके ऊपर 3 क्वेश्चंस हो गए। ज्योग्राफी अगर आप देखोगे वी हैव 6 क्वेश्चंस एंड एट द सेम टाइम डिजास्टर मैनेजमेंट 1 क्वेश्चन। तो अगर आप देखोगे टोटल वी हैव 10 क्वेश्चंस, राइट। वी हैव हाउ मेनी क्वेश्चंस? 10 क्वेश्चन। लेकिन इस 10 क्वेश्चंस को हमने सब्जेक्ट के वेटेज के हिसाब से हमने डिवाइड किया है। So depending on the subject weightage, we are divided the 10 questions. अब ये जो 10 questions है, again this 10 questions will be for 120 marks. अब ये 120 marks का weightage कैसा है? हमने इसको डिवाइड किया 2 ग्रुप्स में, सेक्शन A एंड सेक्शन B। सेक्शन A में we have total of 6 questions for 10 marks. तो यहाँ पे कितने बन गए आपके? 60 marks. And in section B, now we are going for 4 questions for 15 marks. तो यहाँ पे ये कितना हो गया? तो यहाँ पे हो गया 60 मार्क्स। हमें अगर तो जो स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चन है वो 10 मार्क करके सिंपल, और जो बाकी के 4 क्वेश्चन है वो 15 मार्क करके अगर आप देखोगे। सो ये कुल मिला के हो गया आपका 120 मार्क्स। तो अपना फर्स्ट साइकिल में हम लोग वैसे ही करेंगे। सो बेसिकली 120 मार्क्स इस तरह से इसका डिवीजन है, राइट। विल स्टार्ट एंड अगेन सब्जेक्ट वाइज वेटेज है। तो इस पेपर में सोसाइटी, देन वी हैव ज्योग्राफी, एंड ज्योग्राफी के साथ मैंने हम लोगों ने बेसिकली इंटेंशनली डिजास्टर मैनेजमेंट डाला है बिकॉज ज्योग्राफी एंड सोसाइटी कहाँ ना कहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट को कनेक्ट करता है। हमें क्लियर गाइस? सो मूविंग ऑन अ पॉजिटिव नोट नाउ स्टार्ट करते हैं फिर यहाँ पे। लेट्स बिगिन। ओके ग्रेट। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 3 कनेक्टेड विथ ईच अदर। ओके सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस। नो क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिया है, पहला क्वेश्चन लिया है डायरेक्टली सोसाइटी से। वेरी डूएबल क्वेश्चन, वेरी अटेम्प्टेबल क्वेश्चन। लेट्स बिगिन द क्वेश्चन। क्वेश्चन को आपको याद है हम लोगों ने कैसा पिछले बार में किया था? नंबर 1 क्वेश्चन का नेचर पढ़ेंगे, फिर नेचर को 2 T's लगाएंगे। व्हाट आर द 2 T's? अगेन क्विक रिवीजन। वन इज द थीम ऑफ द क्वेश्चन एंड वन इज द टोन ऑफ द क्वेश्चन, राइट। और फिर उसके बाद 2 D's लगाएंगे। व्हाट आर 2 D's? द 2 D's आर डीकंस्ट्रक्शन ऑफ द क्वेश्चन एंड द सेकंड डी इज कॉल्ड एज डीकोडिंग ऑफ द क्वेश्चन। हमें क्लियर? और उसके हिसाब से हम लोग आंसर में लिखेंगे। आंसर्स में हमारा क्या होगा? 2 C's अप्रोच होगा। 2 C's का मतलब क्या? इज योर आंसर करेक्ट? एंड इफ यस इट इज करेक्ट देन इज योर आंसर कंप्लीट ऑल्सो। क्विकली मैं एक बार रिवाइज करना चाहूंगा आपके साथ। क्विकली जस्ट गिव मी अ मोमेंट फॉर दैट। इफ यू कैन सी, मैंने पहले भी कहा जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन में बेसिकली हम लोग क्या करेंगे? 2 T's अप्रोच रखेंगे। व्हाट आर द 2 T's? फास्ट एंड क्विक गाइस। वन इज द थीम ऑफ द क्वेश्चन एंड वन इज द टोन ऑफ द क्वेश्चन, राइट। फिर 2 T's लगाने के बाद हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन को 2 D's में। व्हाट आर द 2 D's? फास्ट एंड क्विक। वन इज द डीकंस्ट्रक्शन ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन को डीकंस्ट्रक्ट करना, एंड द सेकंड इज कॉल्ड एज द डीकोडिंग ऑफ द क्वेश्चन। आप लोग मैंने इसके डिटेल, इसके बारे में डिटेल जो भी है मैंने लास्ट सेशन में लिया। सो लुक इनटू इट, लास्ट वीडियो आप देख लीजिए। जब भी आप होता है व्हेन यू गो इनटू द आंसर नाउ, तो उस आंसर में वी कैन यूज द 2C अप्रोच। 2C अप्रोच क्या होता है? नंबर 1, इज योर आंसर करेक्ट? एंड इफ इन केस इट इज करेक्ट देन इज योर आंसर कंप्लीट ऑल्सो। ये दोनों चीजें होनी चाहिए बिकॉज करेक्ट में क्या होता है? मैंने हमेशा बोला है करेक्ट में होता है एक्सप्लेनेशन, करेक्ट में होता है रेलिवेंसी, क्या वो आंसर रिलेवेंट है। लेकिन कंप्लीट में क्या होता है? वी हैव एक्सप्लेनेशन विथ कन्विक्शन। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कन्विक्शन मतलब यहां पे यू कैन गिव डेटास, यू गिव फैक्ट्स, यू गिव एग्जांपल्स। So this aspect itself becomes very important. हमें क्लियर? ठीक है। तो लेट्स बिगिन देन। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं यहीं पे क्विक एंड फास्ट। हाउ डज पैट्रियार्की इम्पैक्ट द पोजीशन ऑफ मिडिल क्लास वर्किंग वुमेन इन इंडिया? अब सवाल क्या है? हाउ डज। तो टेक्निकली क्वेश्चन आप देखोगे तो सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग क्या देखेंगे? क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नेचर। तो यहाँ पे नेचर में समझ में आ रहा है जो क्वेश्चन है हमारे पूरा का पूरा स्टैटिक है। स्टैटिक के साथ ये पूरा का पूरा डायरेक्ट है, क्योंकि अगर ये डायरेक्ट रहेगा तो इसमें अप्रोच क्या रहेगा? वी विल गो फॉर पॉइंटर्स फॉर्मेट। अब यहाँ पे तो क्वेश्चन का स्वरूप तो समझ में, हाउ डज पैट्रियार्की इम्पैक्ट द पोजीशन ऑफ अ मिडिल क्लास वर्किंग वुमेन इन इंडिया। तो थीम क्या है?
इट इज बेसिकली द मिडिल क्लास वर्किंग वुमेन और उसके साथ पैट्रार्की, इट्स अ कनेक्टेड थीम हो भैया, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पे क्वेश्चन बेसिकली इट्स नॉट अ सिंगल ओरिएंटेड, तो यहाँ पे कहना आपको कनेक्टेड लिखना पड़ेगा। सो इन इंट्रोडक्शन मुझे इन दोनों के बारे में लिखना पड़ेगा, ये याद रखना। थीम क्यों समझना इंपॉर्टेंट है, थीम इसलिए समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि थीम के बेसिस पर ही आप इंट्रो लिखोगे, राइट। और जो भी क्वेश्चन का डिमांड है, अब यहाँ पे डिमांड क्या है, और दिस पैट्रार्की इम्पैक्ट, तो ये जो इम्पैक्ट है ये मेरा बन गया डिमांड। नाउ दिस डिमांड विल गो इन माय आंसर्स मेन बॉडी। आई एम क्लियर, मेन बॉडी में इन पॉइंटर्स फॉर्मेट। समझ में आ रहा है आपको? एक्सीलेंट, चलो आगे बढ़ते हैं। सो अभी मैंने आपके लिए, हम लोगों ने यहाँ पे ये टर्म्स यूज किया है, इंट्रो, मेन बॉडी। प्लीज मेक श्योर कि आप आपके आंसर्स में ये टर्म्स नहीं यूज करते। इट इज अंडरस्टेबल कि ये इंट्रो होगा। सो लेट्स बिगिन देन। सो पैट्रार्की, अब मैं यहाँ पे दोनों को मेंशन करूंगा। पैट्रार्की ये क्या है? इट्स अ सोशल सिस्टम, एब्सोल्युटली, जहां पे मेन होल्ड प्राइमरी पावर और उसके साथ साथ इट कंटिन्यूज टू शेप द जेंडर रोल्स इन व्हाट, इन इंडियन सोसाइटी। अल्टीमेटली इसके कारण मिडिल क्लास वर्किंग वुमेन फेस यूनिक चैलेंजेस। क्यों? टू बैलेंस आउट हाउ द प्रोफेशनल एज वेल एज पर्सनल लाइफ, द प्रोफेशनल एज पर्सनल। अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इंट्रो मैंने क्या बोला, इंट्रो में बेसिकली दोनों थीम्स आना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया है, पैट्रार्की। सो आई हैव टू टॉक अबाउट पैट्रार्की फर्स्ट। उसको हल्का सा मैं टच करूंगा, पैट्रार्की क्या है मैं ब्रीफ करूंगा। आई एम नॉट सपोज टू टॉक मोर अबाउट पैट्रार्की, उसको ब्रीफ करना ही इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ उसको ब्रीफ किसके साथ करना है, मुझे करना है उसको मिडिल क्लास वुमेन के। अभी यहाँ पे क्या लिखा है, वर्किंग वुमेन के साथ। तो कॉमन सेंस से अगर यहाँ पे वो इंपैक्ट की बात पूछ रहा है तो कहाँ ना कहाँ वो इंपैक्ट पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को लेके ही पूछ रहा है। हमने वही किया है। इट्स अ सोशल सिस्टम, एब्सोल्युटली करेक्ट, जहाँ पे अ पर्टिकुलर जेंडर दैट इज मेन, इट होल्ड्स प्राइमरी पावर्स and still it continues to shape the gender roles in Indian society. At the same time, the middle working class working women face unique challenges जो आप लोग डिस्कस करेंगे, किसमें बैलेंस करने में बहुत ध्यान, स्पीयर्स। हमें क्लियर गाइस, ज़्यादा क्लियर है। अब मेन बॉडी में जाएंगे। नॉलेज जब द मेन बॉडी, अब यहाँ पे देखते हैं बेसिकली हाउ पैट्रार्की एंड लाइक वर्किंग वुमेन, मिडिल क्लास वर्किंग वुमेन, इनमें बेसिकली हाउ बैलेंसेस को लेके इश्यूज आ रहे हैं। लेट्स बिगिन। मेन बॉडी में सबसे अगर आप देखोगे, so we have written into pointer format, ठीक है। नंबर 1 is double burden. Number 1 is basically what? Double burden. कि क्वेश्चन एड्रेस क्या कर रहा है, क्वेश्चन इज एड्रेसिंग बिटवीन द प्रोफेशनल एज वेल एज पर्सनल लाइफ। तो ये बेसिकली क्या हो गया आपके ऊपर डबल बर्डन, लाइक द वर्किंग वुमेन के ऊपर डबल बर्डन, एक्सपेक्टेड टू मैनेज, yes she is expected to manage both workplace responsibilities as well as domestic chores. वेरी मच एक्सेप्टेबल, शी इज एक्सपेक्टेड टू मैनेज दैट। आप कर रही हो ना, आप करो, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको काम के साथ घर का भी कामकाज देखना पड़ेगा। दिस इज अ वेरी कॉमन सेंटेंस इन एवरी वर्किंग वुमेन, ठीक है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है, जेंडर्ड करियर चॉइसेस। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ यू रीड द पॉइंट, फैमिली एंड सोसाइटल नॉर्म्स पुश वुमेन इनटू समथिंग कॉल्ड एज एक्सेप्टेबल एम्प्लॉयमेंट, एक्सेप्टेबल जॉब रोल्स, प्रोफेशंस लाइक टीचिंग एंड हेल्थ केयर। तो ये एक कहा ना एक सोशल स्टिग्मा ही है, या कि हम लोग क्या करेंगे, इट्स अ सोशली इवॉल्व प्रैक्टिस एंड थॉट प्रोसेस कि हाँ, लाइक जो सॉफ्ट कोर्स है, जो सॉफ्ट जॉब्स है, लाइक टीचिंग, नर्सिंग, ऑल दैट स्टफ, ये वुमेन नहीं करना चाहिए। ये मोर और लेस ये फील्ड में सूटेड है, ठीक है। ये एक इवॉल्व थॉट प्रोसेस है। तो ये जेंडर करियर चॉइसेस। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज ग्लास सीलिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लास सीलिंग, ग्लास सीलिंग का मतलब क्या, बेसिकली कंपेरेटिवली जहाँ पे भी वर्क फोर्स है, वहाँ पे वुमेन आर क्या बोलते हैं, उनको एक लेवल तक ही काम करना या उनको एक लेवल तक ही प्रमोशन देना, ये एक एक्सेप्टेड थॉट है। दोस्तों कहते हैं ग्लास सीलिंग। अगर आप देखोगे, लिमिटेड एक्सेस टू व्हाट, टू लीडरशिप रोल्स एज वेल एज वेज डिस्पैरिटीज। मतलब हाँ, जॉब कीजिए, एक लेवल तक आपको प्रमोशन मिलेगा, एक लेवल तक आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उसके बिना आपको नहीं मिलने वाला। तो यह कहाँ ना कहाँ ये एक सीलिंग बन गया है। तो दैट्स कॉल्ड एज ग्लास सीलिंग एंड दिस इज वेरी मच ऑब्जर्व कहाँ ना कहाँ इन कॉर्पोरेट हाउसेस। ये कहाँ ना कहाँ कॉर्पोरेट हाउसेस में काफ़ी डिपिक्ट होता है, ठीक है। देयर यू हैव समथिंग कॉल्ड एज मोबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। अगर आप देखो कि वर्किंग वुमेन है, सो मेनी टाइम्स शी हैज टू वर्क शिफ्ट्स में काम करते हैं, डे शिफ्ट एंड नाइट शिफ्ट। अब यहाँ पे क्या होता है, नाइट शिफ्ट को लेकर थोड़ा सा इश्यूज होता है ना, कि हमारे यहाँ पे औरतें रात के काम नहीं करते, ऑल दैट स्टफ, राइट। तो उसको बोलते हैं कल्चरल नॉर्म्स। इफ यू कैन सी मोबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस, सो कल्चरल नॉर्म्स रिस्ट्रिक्ट रीलोकेशन, नाइट शिफ्ट्स एंड ट्रैवल बेस्ड वर्क। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो काफ़ी जगह पे काफ़ी बार होता है ये कि है ना, कि प्रमोशंस हो गए, ट्रांसफर्स हो गए, लेकिन यहाँ पे हमारे पे चलता नहीं है। तो ऑल दिस थिंग पैट्रार्किक माइंडसेट होता है।
देन रीलोकेशन अलाउड नहीं है, वहाँ पे नाइट शिफ्ट अलाउड नहीं है, हमें क्लियर। देन मॉरल पॉलिसिंग, मॉरल पॉलिसिंग का मतलब क्या, कॉमन सेंस है कि वर्किंग वुमेन है, थोड़ा सा इकोनॉमिकल एम्पावर्ड है, वो इकोनॉमिकल सेल्फ डिपेंडेंट है वो, सो शी हैज़ दैट राइट, शी एब्सोल्युटली हैज़ दैट राइट टू चूज व्हाट टू वेयर एंड व्हाट नॉट टू वेयर। अब लेकिन उसको लेकर क्या होता है, उसको लेकर मॉरल पॉलिसिंग होता है, या उसको जजमेंट सा पास होता है, तो वही होता है मॉरल पॉलिसिंग। जजमेंटल एटीट्यूड्स रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग वर्किंग लेट और ड्रेसिंग इन अ सर्टन वे, उसको बोलते हैं मॉरल पॉलिसिंग। एंड द लास्ट पॉइंट इज बेसिकली मैरिज एंड मदरहुड, एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि क्या होता है जब मैरिज हो गई या मदर होता है बेसिकली, तो वहाँ पे करियर ब्रेक तो बेसिकली स्वाभाविक सी चीज़ है, वहाँ पे करियर ब्रेक्स होता है। हाँ, गवर्नमेंट ने उसके लिए मैटरनिटी रिलीफ दिया है, बट स्टिल वहाँ पे कहने का ब्रेक्स होता है, और उस ब्रेक्स के ऊपर ये आता है पैट्रार्की, जो उसको ओवर बर्डन भी कर देता है। हमें क्लियर। सो करियर ब्रेक्स ड्यू टू चाइल्ड केयर ड्यूटीज दे हिंडर देयर एब्सोल्यूट प्रमोशंस, जिसके कारण ही कंक्लूजन हम लोग क्या लिखेंगे, दो एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट हैव एम्पावर्ड, एब्सोल्युटली दे हैव एम्पावर्ड, बट द पैट्रियार्की स्ट्रक्चर्स व्हिच आर स्टिल प्रेवलेंट स्टिल लिमिट देयर फुल पार्टिसिपेशन, जिसके कारण हमें एटीट्यूडनल एंड पॉलिसी चेंजेस में बदल लाना जरूरी है। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दैट नेसेसिटेटिंग एटीट्यूडनल एज वेल एज पॉलिसी चेंजेस। क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आपका, एक्सीलेंट। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2 नाउ गाइस। अब मेन बॉडी में हम लोग देखेंगे दो एस्पेक्ट्स को, यहाँ पे पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन, ठीक है, ये दोनों कनेक्टेड है। अब पूछा क्या है, साइक्लिक मैनर में क्वेश्चन पूछा गया है कि एक के कारण दूसरा इंक्रीज हो रहा है कि, तो हम लोग क्या करेंगे, मेन बॉडी को दो हेड्स में डिवाइड करेंगे। एक में हम लोग क्या लिखेंगे, बेसिकली पॉपुलेशन कॉजेज पॉवर्टी, सेकंड हेडिंग में क्या लिखेंगे, ऐसा नहीं है, पॉवर्टी इज कॉजिंग पॉपुलेशन ग्रोथ। हमें क्लियर, दोनों को डिस्कस करता है। लेट्स बिगिन गाइस नाउ। चलो, व्हाट इज सेइंग नाउ, पॉपुलेशन इज कॉजिंग पॉवर्टी। अब कैसे क्या, बिकॉज पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो कॉमन सेंस है, देयर विल बी प्रेशर ऑन रिसोर्सेज, देयर विल बी प्रेशर ऑन जॉब्स, देयर विल बी प्रेशर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये कहां पे ठीक है, ये वहां पे अगर कोई स्टेट या कोई रीजन इकोनॉमिकली अगर ये पावरफुल है, इकोनॉमिकल डेवलप्ड है, पॉलिटिकली भी डेवलप्ड है, बट ऐसे स्टेट्स पे विच आर नॉट येट इकोनॉमिकली सो स्ट्रॉन्ग, इकोनॉमी नॉट सो वेल डेवलप्ड, तो वहां पे तो लोड आएगा, फाइनेंशियल लोड आएगा, ठीक है, जिसके कारण अगर वी विल हैव पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो जो लैंड होल्डिंग्स है उसमें और फ्रेगमेंटेशन होगा, उसमें और डिविजन्स होंगे, जिसके कारण क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड विल लीड टू रिड्यूस प्रोडक्टिविटी एंड इनकम। जैसा ना, अगर प्रोडक्टिविटी कम हो गई तो इनकम कम होगा, इनकम कम होगा तो बेसिकली पॉवर्टी ज्यादा बढ़ जाएगा। एंड अल्टीमेटली व्हाट विल, इफ द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, एक्चुअली देयर विल बी हैव मोर डिपेंडेंसी पर अर्निंग मेंबर। मतलब कॉमन सेंस है, एक मेंबर 2-3 लोगों का संभाले, 4 लोगों का संभाले, लेकिन अगर पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है एंड एट द सेम टाइम पॉपुलेशन बढ़ता रहा है, इनकम नहीं है, सेविंग्स नहीं है, एंड द अर्निंग इज मैन ओनली, तो वहां पे भी इशू हो जाएगा। हमें क्लियर। नाउ वी विल लुक एट द सेकंड एस्पेक्ट, जहां पे पॉवर्टी ये एक्चुअली पॉपुलेशन को इंक्रीज कर रहा है। हाउ? सी, हाई फर्टिलिटी व्हिच इज ऑब्जर्व्ड सीन एज इकोनॉमिक सिक्योरिटी इन पुअर फैमिलीज। पुअर फैमिलीज में क्या होता है, इट्स लाइक मोर दी मेंबर्स मोर वर्किंग हैंड्स, ये उनका थॉट प्रोसेस है। हमें के लिए उनका हल्का सा एक माइंडसेट है, जितने ज्यादा लोग करेंगे उतना ज्यादा काम करेंगे, उतना ज्यादा वेज आएगा और उतना वो फैमिली में मदद होगी, तो उसका एक माइंडसेट होता है। देन लो एक्सेस टू एजुकेशन, पॉपुलेशन पॉवर्टी के कारण लो एक्सेस टू एजुकेशन एब्सोल्युटली है, जिसके कारण नो एजुकेशन, नो यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस, नो यूज ऑफ वेरी लेस यूज ऑफ हेल्थ अवेयरनेस, तो एंड ऑल दिस फैक्टर्स दे डेफिनेटली कंट्रीब्यूट टू व्हाट, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन नाउ। हमें क्लियर। एंड हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इट कंपेल्स फैमिलीज टू हैव मोर चिल्ड्रन। हाइयर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, कभी कभी क्या होता है ना, अल्टीमेटली ओवर पीरियड ऑफ टाइम ज़्यादा बच्चे, ये जो थॉट प्रोसेस है, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, राइट, ये क्या करता है, फैमिलीज को और कंपेल करते हैं, है ना, और बच्चे हमें चाहिए। तो कहाँ ना कहाँ, तो बेसिकली अगर आप देखोगे, इट्स एब्सोल्युटली वेरी विटनेसेबल कि पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन, वन कैन नॉट डिनाई कि ये एक दूसरे से कनेक्टेड तो जरूर है। हमें क्लियर, ठीक है। अब इसमें कंक्लूजन में हम लोग क्या लिखेंगे, कंक्लूजन हम लोग ये लिखेंगे कि बेसिकली both dynamics coexist, one we cannot deny, but there are several evidences which are showing that poverty through limited access to health, education, social mobility actually is a root cause for high fertility. Hence poverty alleviation is actually very important for what, for population stabilization. पॉवर्टी देखो, आप पॉवर्टी को रिमूव नहीं कर सकते, आप पॉवर्टी को कहाँ ना कहाँ कंट्रोल कर सकते हो, आप पॉवर्टी को कम कर सकते हो, इसलिए हमेशा पॉवर्टी रिडक्शन नहीं बोलते, पॉवर्टी एलिविएशन बोलते हैं। एलिविएशन का मतलब आप ग्रेजुअली उसको कम करना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है
फॉर हैविंग पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। हमें क्लियर? क्योंकि देखो पॉपुलेशन स्लो डाउन तो नहीं बोल सकते, वो तो नहीं होगा, हाँ, लेकिन कहाँ का पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करना भी इतना इंपॉर्टेंट है। क्यों? देयर शुड बी अ प्रोपोर्शनल डिमांड एंड सप्लाई बिटवीन पॉपुलेशन एंड द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड द इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्ट्रेंथ ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो। हमें क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया? एक्सीलेंट। चलो बढ़ते आगे अभी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके, आप बात करते हैं बेसिकली हम लोग बात क्लाइमेट चेंज। कॉमन सेंस है ना? अर्थ में सिर्फ लिथोस्फीयर है क्या? अर्थ में सिर्फ हाइड्रोस्फीयर है, ओनली ओशनोस्फीयर है? लाइक अर्थ हैज लिथोस्फीयर, हैज हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फीयर, बायोस्फीयर, लेकिन एट द सेम टाइम वी आल्सो वन मोर स्फीयर इन द आइस फॉर्म, दैट इज कॉल्ड एज क्रायोस्फीयर। एंड बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंजेस हो क्या रहा है? आइस मेल्टिंग हो रहा है। अब आइस मेल्टिंग होगा तो पूरी जो पृथ्वी है हमारी, उसका ऑलमोस्ट 70%, 70.1% इज व्हाट इज वाटर। अब वो वाटर क्या है? दैट वाटर इज सलाइन। ये जो पानी है, ये जो हाइड्रोस्फीयर है, जो ओशनोग्राफी है, ये हमारा ऑलमोस्ट 3.8 बिलियन ईयर्स से ये कंटिन्यू हुआ है। इट हैज़ बीन इन एग्जिस्टेंस टिल देन, है ना? तो और वो वहाँ से डेवलप हो चुका है। आप इमेजिन कीजिए, बिकॉज ऑफ सम सर्टन एक्शंस, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो ह्यूमन इंड्यूस्ड हो, व्हाट वी आर विटनेसिंग, वी आर विटनेसिंग चेंज इन दैट, एंड दैट्स अ थ्रेटनिंग इफेक्ट। हमें के लिए तो उसी लाइन ऑफ थॉट को लेके एक पीवाई हमने यहाँ पे पकड़ा है, अकाउंट फॉर वेरिएशंस इन व्हाट? ओशनिक सैलिनिटी, ठीक है, एंड एज वेल एज डिस्कस द मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट्स। तो यहाँ पे आप देखोगे द थीम ऑफ द क्वेश्चन इज बेसिकली ओशनिक सैलिनिटी। तो ये अपना थीम हो गया। ओके, टोन क्या है? तो टोन इज फॉर वेरिएशंस। तो ये कहाँ ना कहाँ वेरिएशंस एंड इफेक्ट्स। तो इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट इन अ मोर पॉजिटिव टोन, हल्का सा नेगेटिव टोन में ये क्वेश्चन भी है, ठीक है। इसमें हल्का सा नेगेशन लिखेंगे हम लोग। नेगेशन का मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव लिखना है, नेगेशन का मतलब कहा ना कंसर्न ओरिएंटेड, ये चीज़ को आपको याद रखना है। हमें क्लियर? आप 2D प्रिंसिपल हम लोग यूज करते हैं। 2D का प्रिंसिपल का मतलब क्या? डिकंस्ट्रक्शन। तो अब आप ये देखोगे तो मेन बॉडी में 2 चीज़ें हमें लिखना है। दिस इज कोड डिमांड नंबर 1, आई एम टॉकिंग अबाउट वेरिएशंस। एट द सेम टाइम आई एम टॉक अबाउट कोड डिमांड नंबर 2, आई एम टॉक अबाउट इफेक्ट्स ऑल्सो। तो थीम क्या है? थीम इज ओशन सैलिनिटी, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इंट्रो में इट रेफर्स टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट? डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स इन व्हाट? सी वाटर। एक्चुअली इट वेरीज, स्वाभाविक सी क्वेश्चन, यूनिफॉर्म तो नहीं है, इट इज नॉट यूनिफॉर्म, डिपेंडिंग अपॉन सेवरल फैक्टर्स ये वेरी होगा। स्पेशली का मतलब क्या है? रीजन वाइज, रीजनली ये वेरी होगा, एंड एज वेल एज टेम्पोरली, है ना? टेम्पोरली का मतलब क्या है? यहाँ पे टाइम स्केल है, ड्यू टू मल्टीपल फैक्टर्स। सिंपल रखा हमने, तो हमने क्या किया? ओशन सैलिनिटी को कहा ना कहा हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, हल्का सा मीनिंग दिया उसका। आई हैव नॉट गॉन इनटू मच डिटेल ऑफ दैट, क्योंकि हमें कहा ना कहा वर्ड लिमिटेशंस को भी ख्याल रखना है। एंड देन आई हैव पुश्ड बिकॉज ऑफ इट वेरीज स्पेशली एज वेल एज टेम्परेरी ड्यू टू मल्टीपल फैक्टर्स। हमें क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे मेन बॉडी की तरफ। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे 2 कॉजेज। देखो, सो दिस इज पॉइंट नंबर 1 कॉजेज एंड दिस इज पॉइंट नंबर 2 इफेक्ट्स, ठीक है। चलो लेट्स बिगिन। कॉजेस में क्या क्या आएगा? व्हाट आर द कॉजेस ऑफ वेरिएशंस? एब्सोल्युटली द लिंक बिटवीन इवेपोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन। तो हाई इवेपोरेशन, ऑलवेज रिमेंबर हाई इवेपोरेशन जितना ज़्यादा होगा सैलिनिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो कॉमन सेंस है, तो प्रेसिपिटेशन जितना ज़्यादा होगा सैलिनिटी उतनी कम होगी। वाई? बिकॉज याद रखना, प्रेसिपिटेशन से मतलब क्या आएगा? रेनफॉल हो या स्नोफॉल हो। सो व्हाट दे विल डू? दे विल ऐड मोर फ्रेश वाटर। अब ये फ्रेश वाटर क्या करेगा? इट विल डाइल्यूट व्हाट? द सॉल्ट कंटेंट। अब इसको डाइल्यूट कर दे दिया तो अल्टीमेटली जो सैलिनिटी है वो क्या होगी? रिड्यूस होगी। हमें क्लियर? ठीक है। पॉइंट नंबर 2 अगेन रिवर डिस्चार्ज। रिवर डिस्चार्ज का मतलब क्या? अगेन रिवर इज बेसिकली व्हाट? रिवर इज अ मोर और लेस इट्स अ फ्रेश वाटर सोर्स। तो कॉमन सेंस है, जितना ज़्यादा डिस्चार्ज करोगे रिवर वाटर का पानी ओशन वाटर में, उतनी सैलिनिटी रिड्यूस होगी। तो ये क्या है? रिवर डिस्चार्ज विल रिड्यूस द सैलिनिटी मोर और लेस नियर एस्चुरीज। एस्चुरीज कहो, डेल्टास कहो, वन एंड द सेम थिंग, या अगर आप कोस्ट भी कहते हो फिर भी चलेगा। हमें क्लियर गाइस? सो पॉइंट नंबर 3 अगेन ओशन करंट्स। अगेन ओशन करंट्स का रोल क्या? ओशन करंट्स बेसिकली उनका रोल है ट्रांसफर करना, ट्रांसफर सैलिन वाटर टू लो सैलिनिटी एंड वाइस वर्सा। तो बेसिकली कहा ना कहा ओशन करंट्स प्ले देयर रोल इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी। और ये इस रीडिस्ट्रीब्यूशन के कारण क्या होता है? वी हैव सैलिनिटी का जो बजट है
या सैलिनिटी का जो इक्विलिब्रियम है वो क्या होता है, वो होता है आपका मेंटेन्ड। हमें क्लियर? तो ओशन करंट्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओशन करंट्स के साथ इवन प्रिवेलिंग विंड्स, यस इवन प्रिवेलिंग विंड्स, इवन दे प्ले अ वेरी डोमिनेंट रोल इन redistribution of salts over there. हमें क्लियर गाइस? ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट इज बेसिकली ओवर हियर आइस मेल्टिंग। कॉमन सेंस आइस मेल्ट हो या फ्रीज हो, अब ये चीज, दोनों में चीज अलग अलग है। आइस मेल्टिंग से क्या होगा, कॉमन सेंस यूज करो, मेल्टिंग से अगेन वी विल हैव फ्रेश वाटर, और अगर फ्रेश वाटर ऐड किया तो सैलिनिटी डिक्रीज होगी। परंतु अगर आप फ्रीजिंग करोगे, ऑलवेज रिमेंबर फ्रीजिंग, बिकॉज फ्रीजिंग इज व्हाट, फ्रीजिंग इज बेसिकली रिड्यूसिंग व्हाट, रिड्यूसिंग फ्रेश वाटर कंटेंट। तो अगर फ्रेश वाटर कंटेंट अगर रिड्यूस हो गया तो कॉमन सेंस से सैलिनिटी क्या होगी, इंक्रीज। देखो हमने यहाँ पे लिख दिया है, ये आपको याद रखना। आइस मेल्टिंग क्या करेगा, आइस मेल्टिंग बेसिकली इट विल रिड्यूस सैलिनिटी, परंतु जो आइस फ्रीजिंग है, वाटर फ्रीजिंग है, वो सैलिनिटी को इंक्रीज करेगा। हमें क्लियर हो गया? तो वेरिएशन हमने देख लिया। नाउ वी विल लुक इनटू द इफेक्ट्स ऑफ सैलिनिक वाटर। चलो पॉइंट नंबर 1 इफेक्ट्स में क्या है, थर्मोहालाइन सर्कुलेशन। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। थर्मोहालाइन, थर्मोहालाइन क्या बेसिकली, दिस ड्राइव्स ग्लोबल करंट्स, ओशन करंट। थर्मोहालाइन का मतलब क्या होता है, व्हेन वी लुक इनटू द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ना ऑफ सलाइन वाटर, तो इस वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, अप टू अ पर्टिकुलर डेप्थ सैलिनिटी थोड़ा सा डिक्रीज होता है, परंतु एक सर्टन लेवल के बाद सैलिनिटी अचानक शूट होता है। So that level around 500 to 1000 meters, that level is called as thermohaline layers, और वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन शिफ्टिंग ऑफ इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन करंट्स हो गया। तो अगर ओशन करंट्स का मेन काम क्या है, ओशन करंट्स का मेन काम है जो पूरे ग्लोब का, अपने अर्थ का जो हीट बजट है ना, जो हीट इक्विलिब्रियम है, लैटिट्यूडनल हीट इक्विलिब्रियम या लैटिट्यूडनल हीट डिस्ट्रीब्यूशन, ओशन करंट्स एंड प्लैनेटरी विंड्स, इन दोनों को, ये दोनों इसको मेंटेन करने में मदद करता है। हमें क्लियर? तो इसलिए बेसिकली अगर आपने इस, दैट इज वाई like ocean currents and planetary winds, they are actually called as the heat engines of the earth। वो क्या करता है, वो सरप्लस हीट से डेफिसिट हीट की तरफ हीट को रीडिस्ट्रीब्यूट करता है। अगर यहाँ पे इस रीडिस्ट्रीब्यूशन में गड़बड़ हो गया तो अर्थ का पूरा लैटिट्यूडनल हीट बजट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बेसिकली ये बहुत बड़ा नेगेटिव टर्म है। देन मरीन डाइवर्सिटी, एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑर्गेनिज्म जो सैलिनिटी सेंसिटिव है उनको तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। देन वेदर पैटर्न, एब्सोल्युटली यस, क्योंकि सैलिनिटी वाटर के हिसाब से रेनफॉल है, मानसून से, साइक्लोन से, अगर ये सैलिनिटी में वेरिएशन आएगा तो कहाँ ना कहाँ इसमें भी बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा। अब एक कॉमन चीज़ है, ये सोचो आप, इंडिया में तीनों चीज़ें होती है, और इंडिया में सबसे ज़्यादा तो मानसून। इंडिया इज अ मानसून फेड कंट्री, मानसून फेड एग्रीकल्चर हमारे को होता है ना, और इसी मानसून के कारण हमारे पास रेनफॉल है। फिर अगर यहाँ पे मानसून के कारण गड़बड़ हो गया तो डेफिनेटली वेदर पैटर्न हमारे यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। इंडिया कहाँ का ट्रॉपिकल भी है, अच्छा ट्रॉपिकल भी है, तो ये बैकफायर तो करेगा ही करेगा। ठीक है, एंड अल्टीमेटली कोरल हेल्थ, एब्सोल्युटली यस, ये पूरा रीफ इकोसिस्टम्स को बेसिकली डाइवर्ट करेगा। एंड कोरल हेल्थ, जो कोरल्स को एक्चुअली कहा जाता है दी क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट of the oceans। ऑलमोस्ट 90%, ऑलमोस्ट ना 90% जो फूड सप्लाई होता है, जो SMO, स्मॉल मराइन ऑर्गेनिज्म, इनको सप्लाई फूड कोरल्स करता है। कोरल्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट नॉट ओनली ऑन ओशनिक वाटर बॉडीज और मराइन एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमन्स ऑल्सो लिविंग, द पीपल लिविंग अराउंड द कोस्ट लाइन। अगर वहाँ पे गड़बड़ हो गया तो पूरा का पूरा जो एक सेटअप क्रिएट किया है कोरल्स ने, वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। हमें क्लियर? कोरल्स के बारे में आने वाले टेस्ट में हम लोग और डिटेल में भी पढ़ाई करेंगे, बट नॉट एट दिस पर्टिकुलर टॉपिक नाउ। तो कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, सैलिनिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ओशन डायनामिक्स, एब्सोल्युटली यस, क्लाइमेट को रेगुलेट करता है, एब्सोल्युटली यस। तो उसकी जो पढ़ाई है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मराइन एज वेल एज क्लाइमेटिक सिनारियोस। हमें क्लियर? तो इसलिए तो बार बार साइंटिस्ट बोलते हैं ना कि क्लाइमेट चेंज पे फोकस करो, है ना, ग्लोबल वार्मिंग पे फोकस करो, क्योंकि इसका इम्पैक्ट एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इम्पैक्ट कहाँ ना कहाँ ओशन बॉडीज पर भी होता है। हमें क्लियर गाइस? सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।
ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4 वापस स्टैटिक क्वेश्चन है ज्योग्राफी का. लेट्स बिगिन. डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ एयर मास. ओके फाइन. एंड एक्सप्लेन इट्स रोल. रोलिंग कहाँ पे? मैक्रो क्लाइमेटिक चेंजेस. याद रखना पे बहुत सोच समझ के डाला है उन्होंने. दे हैव नॉट रिटन ओवर ये क्लाइमेटिक चेंजेस, दे हैव रिटन माइक्रो. तो इसका मतलब कहाँ ना का आपको बहुत मैक्रो बड़े लेवल पे बात करना पड़ेगा. ठीक है. डिस्कस द कंसेप्ट. ठीक है. ओके, कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करना है. तो कॉमन सेंस है. व्हाट इज द थीम ऑफ द क्वेश्चन? थीम ऑफ द क्वेश्चन इज एयर मास. दिस इज द मेन थीम. ठीक है. अगर टोन दिखूंगा तो टोन ऐसे टोन न्यूट्रल है, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, रोल डिस्कस करो क्लाइमेट चेंज में, लेकिन इसको न्यूट्रल ही रखेंगे हम लोग. सो एज पर थीम वी विल, और इसमें एज पर थीम हम लोग बेसिकली इंट्रो को स्टार्ट करेंगे रेगुलर पैटर्न. चलो, एयर मास क्या है? इट्स अ लार्ज बॉडी. एब्सोल्युटली मास से ये शब्द समझ में आता है. लार्ज बॉडी ऑफ एयर. याद रखना पे एयर लिखा है, इट्स नॉट विंड. क्लाउड है ये बहुत बड़ा. इमेजिन करें बहुत बड़ा क्लाउड है. ठीक है. मास ऑफ एयर जिसमें वी हैव होमोजेनियस, यूनिफॉर्म या होमोजेनियस conditions of what? Temperature, humidity and pressure. Always remember Q. मैंने Q बोला homogeneous. इमेजिन करो क्योंकि अगर ये यूनिफॉर्म ना होता, फॉर एग्जाम्पल इफ इट हैज नॉट बीन यूनिफॉर्म, फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करो, तो अगर ये यूनिफॉर्म ना होता तो कॉमन सेंस है टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता. अगर टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता तो कॉमन सेंस है ह्यूमिडिटी वो फ्लक्चुएट होती. और टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता तो बेसिकली जो प्रेशर है वो फ्लक्चुएट होता. अब प्रेशर फ्लक्चुएट हुआ तो वी विल हैव हाई प्रेशर एंड वी विल हैव लो प्रेशर. और यहाँ पे हमारे पास क्या होती है? वी वुड हैव हैड विंड्स ओवर हियर. हमें विंड्स नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? एयर का पार्सल चाहिए. वी नीड अ मास, ह्यूज पार्सल, ह्यूज लार्ज बॉडी ऑफ एयर. हमें क्लियर? समझ में आया? having a uniform temperature, humidity and pressure characteristics features जो मिला है उसको source region की तरफ से. Now this source region common sense है, this can be either a land, इसको हम लोग बोलेंगे continental, it can be basically water, इसको हम लोग बोलते हैं maritime. हमें क्लियर? ठीक है. तो ये source regions होते हैं. आगे बढ़ते हैं. चलो, तो मेन बॉडी में अभी मेन बॉडी के अंदर जाएंगे अभी हम लोग. सो कंसेप्ट डिस्कस करते हैं फास्ट एंड क्विक. कॉमन सेंस. टाइप्स ऑफ एयर मासेस. टाइप्स में क्या मैं अभी वही डिस्कस किया. कॉन्टिनेंटल लैंड मास है तो ड्राई होगा, और पानी है मैरीटाइम डेफिनेटली विल बी मॉइस्ट और इट विल बी वेट. एट द सेम टाइम ट्रॉपिकल बिकॉज ऑफ द लैटिट्यूडनल कंडीशंस, इंसुलेशन गर्म रहेगा, और पोलर है आर्टिक है तो बहुत ऑब्वियस है वो ठंडा रहेगा. सो व्हाट वी हैव टू air masses sort of depending upon the temperature. Depending upon the temperature, we will have cold air mass and we will have warm air mass. Am I clear, everyone? चलो रोल की बात करते हैं. रोल इन मैक्रो. लेट्स बिगिन दैट नाउ. क्या लिखा है यहाँ पे? रोल इन मैक्रो. फ्रंट फॉर्मेशन. एब्सोल्युटली करेक्ट. मैंने अभी क्या बोला? देखो, ये भी कोल्ड एयर मास है, इट विल हैव इट्स ओन होमोजेनियस फीचर्स. अब ये वार्म एयर मास है, इट विल हैव इट्स ओन होमोजेनियस फीचर्स. अब कॉमन सेंस से जो कोल्ड वाला है, बीइंग कोल्ड इसकी डेंसिटी ज्यादा रहेगी, जिसके कारण इसका वेट ज्यादा रहेगा, जिसके कारण इट विल बी नियर टू ग्राउंड. ये जमीन के नीचे रहेगा, नजदीक रहेगा, सॉरी. अब जो वार्म वाला है ये कंपेरेटिवली ये ड्राई रहेगा, जिसके कारण इसकी डेंसिटी कम रहेगी, जिसके कारण इसका जो वजन है वो भी कम रहेगा. और ये बेसिकली इट कैन बी राइज्ड अबव, है ना. इसको जमीन से ऊपर उठा सकते हैं. ठीक है. अब दोनों के अपने अपने फीचर्स है, लेकिन होता क्या है, जब ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, देन जहां पे मिलेंगे, राइट, दिस जोन वेयर बोथ आर इंटरैक्टिंग, दिस जोन इज बेसिकली कॉल्ड एज फ्रंट्स. याद रखना, दिस जोन इज बेसिकली कॉल्ड एज फ्रंट्स. तो इससे क्या लिखा है? फ्रंट फॉर्मेशन, जिसको हम लोग टेक्निकली क्या लिखते हैं? यू कैन ऑल्सो राइट फ्रंटोजेनेसिस. फ्रंटोजेनेसिस. तो इंटरेक्शन देखो क्या लिखा है यहाँ पे? इंटरेक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कोल्ड एंड वार्म. कॉन्ट्रास्टिंग है एयर मासेस कैन क्रिएट स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन. ये साइक्लोन्स कौन से होते हैं? ये होते हैं आपके एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. ये याद रखना है आपको. एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आल्सो कॉल्ड एज मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स, आल्सो कॉल्ड एज हाई लैटिट्यूड साइक्लोन्स, आल्सो कॉल्ड एज, बोलिए जल्दी से, सब ट्रॉपिकल साइक्लोन भी कभी कभी कुछ जगह पे कहा गया है उनको. हमें क्लियर गाइस? ठीक है.
ओके ग्रेट, क्योंकि देखो जब ये दोनों एक फ्रंट्स पे, तो फ्रंट्स पे वी विल हैव यू नो क्लाउड्स, स्पेसिफिक क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, और ये क्लाउड्स है ना, तो यहाँ पे कहाँ ना कहाँ वी विल हैव थंडरस्टॉर्म्स, थंडरस्टॉर्म्स एज वेल एज हैवी रेनफॉल, ठीक है। देन पॉइंट नंबर 2, एब्सोल्युटली वी हैव हीट वेव्स एज वेल एज कोल्ड वेव्स, क्योंकि देखो अगर वार्म एयर मास एक जगह से जा रहा है तो बेसिकली मूवमेंट ऑफ ट्रॉपिकल हो या कोल्ड, तो ये बेसिकली क्या करेगा, एक पर्टिकुलर रीजन से बेसिकली वहां पे उसका जो टेम्परेचर है, उसका जो पैटर्न है वो कहाँ ना कहाँ उसको इम्पैक्ट करेगा। कॉमन सेंस से अगर कोई एयर मास इमेजिन करो ट्रॉपिक से होते ऊपर जा रहा है, इफ इट इज गोइंग अप ट्रॉपिक से, ओके, अब वो वार्म है ना, तो उस वो जहां से जा रहा है वो उस एरिया का जो टेम्परेचर वो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। एट द सेम टाइम कोई कोल्ड मास है, कोल्ड एयर मास है एट द पोलर रीजन, अब वो नीचे आ रहा है, तो जैसे वो नीचे आएगा एज कमिंग डाउन वो क्या करेगा, जिस एरिया से वो जा रहा है इट विल लोअर द टेम्परेचर, तो कहाँ ना कहाँ वो वेदर पैटर्न को डिस्टर्ब करेगा फॉर टाइम भी। हमें क्लियर दैट मॉनसून्स एब्सोल्युटली करेक्ट, जो मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास है की टू इंडियन मानसून, उसका भी एक रोल प्ले करेंगे एब्सोल्युटली। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड जेट स्ट्रीम्स, वेस्टर्लीज, जब बेसिकली एयर मास शिफ्ट होता है तो डायरेक्टली वो ग्लोबल वेदर कंडीशंस को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है, जिसमें से वी हैव समथिंग कॉल्ड जेट स्ट्रीम्स, वेस्टर्लीज। अब जेट स्ट्रीम्स क्या होता है, दिस आर अपर एयर स्ट्रॉन्ग विंड्स, अपर एयर है ना, ये ट्रोपोस्फेरिक विंड्स होते हैं, विंड्स लिखा है मैंने, स्ट्रीम्स, स्ट्रीम्स ये नाम से समझ में आता है ये स्ट्रॉन्ग है। वी हैव टू टाइप्स, मेजरली टू टाइप्स है, पोलर जेट स्ट्रीम एंड सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स, ठीक है, वो बाद में देखेंगे हम लोग, लेकिन वो कहाँ ना कहाँ जेट स्ट्रीम्स एंड वेस्टर्लीज, वेस्टर्लीज किस बेल्ट में होते हैं, टेम्परेट जोन में होता है, ये उनको भी बेसिकली कहाँ ना कहाँ शिफ्ट करेगा ही करेगा। हमें क्लियर? अल्टीमेटली तो उसका कंक्लूजन हमने क्या लिखा है, एयर मासेस अल्टीमेटली व्हाट दे डू, दे रेगुलेट रीजनल एज वेल एज ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न्स, एब्सोल्युटली यस, थ्रू देयर मूवमेंट्स, एब्सोल्युटली। अगर कोल्ड एयर मास आ रहा है तो क्या करेगा, टेम्परेचर को लोअर करेगा, वार्म एयर मास आ रहा है तो वो क्या करेगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा, तो उसके मूवमेंट के कारण एंड इंटरेक्शंस में क्या होगा, वी विल हैव फ्रंट्स, फ्रंट्स के कारण क्या होगा, वी विल हैव स्टॉर्म्स, वी विल हैव साइक्लोन्स, cyclones, so we will have rainfall also, interactions significantly impacting microclimatic variations. Keep it very we have kept very simple, ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, and such intros and conclusions are absolutely writable from your side also. हमें clear guys? So let's move on to the next question now, question number 5, which is also very important, static question है, परंतु ये कहाँ ना कहाँ करंट अफेयर्स के साथ भी कनेक्टेड है, ठीक है। चलो बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की, मैं सी हो भैया, यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट इज सी सरफेस टेम्परेचर राइज, देखो क्या लिखा है, सी सरफेस, ओके, हाउ डज इट अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ओके, वेरी स्पेसिफिक इन भैया, गिव रीजंस, ग्रेट। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो थीम है, थीम में एक कनेक्टेड थीम है, सी सरफेस टेम्परेचर के साथ कहाँ ना कहाँ ट्रॉपिकल साइक्लोन, ग्रेट। लेकिन जो मेन आपको लिखना है वो है इसके बारे में, क्योंकि इसका इम्पैक्ट लिखा है ना यहाँ पे, तो इम्पैक्ट किस में जाएगा, मेन बॉडी में जाएगा, तो हमारा मेन थीम क्या हो गया, सी, तो ये हमारा मेन थीम है। तो अगर ये मेन थीम है तो हम लोग इंट्रो में किसके बारे में लिखेंगे, इंट्रोडक्शन में लिखेंगे हम लोग सी सरफेस टेम्परेचर के ही बारे में। लेट्स बिगिन। सो व्हाट इज सी सरफेस टेम्परेचर राइज, ओके, सबसे पहले नेचर ऑफ द क्वेश्चन एज यूजुअल स्टैटिक क्वेश्चन, उसमें भी उन लोगों ने डायरेक्ट पूछा है, तो वी विल गो फॉर व्हाट, वी विल गो फॉर पॉइंटर्स फॉर्मेट, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो लेट्स बिगिन गाइस। सी सरफेस टेम्परेचर राइज रेफर्स टू व्हाट, रेफर्स टू लॉन्ग टर्म, दिस इज इंपॉर्टेंट, लॉन्ग टर्म इंक्रीज, इंक्रीज इन व्हाट, द एवरेज टेम्परेचर, दिस टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मल एस्पिरेंट क्या लिखता है, इट्स राइज इन टेम्परेचर, नहीं, राइज इन टेम्परेचर का मतलब क्या, अगर एक तो ट्रॉपिकल एरिया के बारे में पूछ रहा है, ट्रॉपिकल एरिया इटसेल्फ विटनेसेस परपेंडिकुलर वर्टिकल सनराइज, स्वाभाविक सी बात है दोपहर को 12 बजे तक टेम्परेचर वैसे भी बढ़ने वाला है, नहीं, लेकिन उन्होंने क्या पूछा, सी सरफेस टेम्परेचर, सरफेस टेम्परेचर, सरफेस टेम्परेचर का मतलब ऑलमोस्ट 200 मीटर्स, द एपिपेलेजिक जोन, सरफेस से लेके है ना 200 मीटर तक, दैट वो अखंड सी लेवल की बात कर रहा है, वो सी सरफेस की बात कर रहा है, इट्स लॉन्ग टर्म इंक्रीज हुआ है वो इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द ओशन सरफेस ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। हमें क्लियर, ठीक है। आप देखते हैं मेन बॉडी में, लेट्स बिगिन अगेन, मेन बॉडी को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे टू एस्पेक्ट्स,
नंबर वन एस्पेक्ट बेसिकली जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उसको में कैसे इंपैक्ट करेगा। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन उसकी जो फॉर्मेशन है उसका मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, द सी सरफेस टेम्परेचर उसका मिनिमम टेम्परेचर होना चाहिए 26.5। तो स्वाभाविक सी एक चीज़ है, तो द मिनिमम सी सरफेस टेम्परेचर शुड बी 26 एंड 26.5 डिग्री सेल्सियस। उसके बियॉन्ड जो भी है वो चलेगा, उसके नीचे नहीं चाहिए। 26.5 जब आएगा तभी साइक्लोन फॉर्मेशंस के लिए जो सुटेबल कंडीशंस है वो स्टार्ट हो जाएंगे, पॉइंट नंबर वन। एंड अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ दिस टेम्परेचर व्हाट विल हैव, वी विल हैव वार्म वाटर, दिस विल लीड टू इंक्रीज्ड इवेपोरेशन, अल्टीमेटली दिस विल लीड टू कन्वेक्शन। कन्वेक्शन के बेसिकली व्हाट विल हैपन, द एयर, द मॉइस्ट एयर विल अल्टीमेटली राइज। इस राइज के साथ वहां पे जो कोरियलिस का फोर्स है वो काम करेगा। अब यहां पे क्या होगा, स्पाइरलिंग इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा एंड अल्टीमेटली वी विल हैव समथिंग कॉल्ड एज अ साइक्लोन। हमें क्लियर एवरीवन, ठीक है। और यहां से बाहर पानी फेंका जाएगा। व्हाट इज दिस एरिया कॉल्ड एज, दिस एरिया इज कॉल्ड एज आई वॉल। व्हाट इज दिस एरिया कॉल्ड, ये बीच में शांत एरिया होगा जिससे शांत एरिया जिससे पानी जो है कोल्डर नीचे आएगा, दिस विल बी कॉल्ड एज बेसिकली व्हाट, काम आई जोन, ये याद रखना, ठीक है। और यहां से बेसिकली योर क्लाउड्स विल फॉर्म और ये बारिश देगा जिसको हम लोग साइक्लोनिक रेनफॉल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ कंडेंसेशन नहीं होगा, यहाँ पे वी विल ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड एज सम हीट विल बी लॉस, राइट। तो उसको हम लोग कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। मुझे पता है जब भी कंडेंसेशन होगा वहाँ पे क्लाउड्स बनेगी। अब क्लाउड्स बनेंगे तो बेसिकली वहाँ पे रेनफॉल तो होगा ही होगा, बट ऑब्वियस है। हमें क्लियर है, ठीक है, वेरी सिंपल। लेकिन इसके कारण अब होगा क्या, पूरा का पूरा इसके कारण अगर सी सरफेस टेम्परेचर ऐसे ही राइज होते रहेगा तो व्हाट इंपैक्ट वी विल हैव, अल्टीमेटली मोर वार्मिंग ऑफ टेम्परेचर। तो अल्टीमेटली जो साइक्लोन्स है उनकी दो चीजें, साइक्लोन्स की बेसिकली फ्रीक्वेंसी, बार बार आने की जो चांसेस है, फ्रीक्वेंसी और उसका इंपैक्ट दोनों बढ़ेगा, ठीक है। सो मोर फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंस साइक्लोन्स। और मुझे पता है, कॉमन सेंस है, हमें पता है जो साइक्लोन्स होते हैं, साइक्लोन्स दो प्रकार के, वन वी हैव ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, वन वी हैव टेम्परेट साइक्लोन्स। और जब मैं दोनों कंपेयर करता हूँ, वन थिंग इज वेरी मच श्योर दैट ट्रॉपिकल साइक्लोन छोटे धमाके होते हैं, साइज में छोटे हैं कंपेयर टू एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, परंतु छोटे साइज होने के कारण उनकी जो एनर्जी है वो कन्फाइंड है, कंसाइज्ड है विद इन दैट लिमिटेड फ्रेमवर्क, राइट। आई एम कंपेयरिंग इट विद ट्रॉपिकल एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। अब जिसके कारण उनकी जो एनर्जी या डैमेज करने की तीव्रता जो है, इंटेंसिटी, वो ज़्यादा होती है। अब इमेजिन कीजिए कि वो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। अब जितना फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा उतना वो इंटेंस भी होते जाएगा और उसका नुकसान करने की जो क्षमता है। और जो भी ट्रॉपिकल कंट्रीज है, स्पेसिफिकली ट्रॉपिकल कंट्रीज में जो कोस्टल एरियाज है, मोस्टली ऑन द ईस्टर्न साइड, आई रिपीट मोस्टली, आई एम नॉट सेइंग ओनली, आई एम सेइंग मोस्टली ऑन द ईस्टर्न साइड, उनका नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। और यहाँ पे भी आर समथिंग कॉल्ड ओडिशा मॉडल, वेरी फेमस ओडिशा मॉडल, ठीक है। सो विल हैव लॉन्गर साइक्लोन ड्यूरेशन है ड्यू टू सस्टेन मॉइस्चर, एब्सोल्युटली इट। क्यों? क्योंकि जैसे गर्म पानी होते रहेगा, मॉइस्चर सप्लाई, इवेपोरेशन होता रहेगा, जैसे इवेपोरेशन होता रहेगा मॉइस्चर सप्लाई भी बढ़ते रहेगा। और साइक्लोन, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन से, उनकी जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है दैट इज मॉइस्चर। उसको मॉइस्चर कहाँ से मिलेगा? अब वो पानी से आ रहा है तो उसको मतलब उसको मॉइस्चर मिलेगा फ्रॉम वाटर बॉडी थ्रू इवेपोरेशन, ठीक है। नाउ शिफ्टिंग ऑफ साइक्लोनिक ट्रैक्स टू न्यू रीजन्स, एब्सोल्युटली यस। अभी अरेबियन सी में हम लोग देख रहे हैं मोरलेस इन ट्रॉपिकल एरिया जो साइक्लोन्स होते हैं वो मोरलेस वो बे ऑफ बंगाल और उस साइड में बनते हैं, आशियान कंट्रीज वगैरह वहाँ पे बनते हैं। लेकिन अभी हम लोग बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड अदर कनेक्टेड फैक्टर्स, वन थिंग इज वी हैव बीन विटनेसिंग दैट साइक्लोन्स आर ऑल्सो बीन क्रिएटेड नाउ इन अरेबियन सी, और वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है, ठीक है। एंड ग्रेटर अनप्रेडिक्टेबिलिटी एंड एराटिक पाथ्स, मतलब किस तरह से भी वो आ रहा है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी बेसिकली उनकी बढ़ती आ रही है। क्योंकि हमारे पास डेफिनेटली वी डू हैव AWS अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, परंतु इवन टेक्नोलॉजी विद रिस्पेक्ट टू नेचर हैज़ इट्स ओन लिमिटेशंस, ठीक है। और डिजास्टर हो, हज़ार हो, कैलेमिटी हो, उसको प्रेडिक्ट करना बार बार विद दैट सेम एक्यूरेसी वो भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होते जा रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है? सो ग्रेटर अनप्रेडिक्टेबिलिटी एज वेल एज एराटिक पाथ्स का मतलब वो कैसे भी आ रहा है, किस भी तरह से आ रहा है, कोई भी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है।
एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए है अम्फान 2020, टॉकटे 2021, एंटीना रैपिड ड्यू टू वार्मिंग ऑफ सी सरफेस टेम्परेचर। हमें क्लियर गाइस? तो यहाँ पे आगे बढ़ते हुए ये कंक्लूजन क्या लिखा है, यू कैन सी द कंक्लूजन हो गया राइजिंग टेम्परेचर्स ड्रिवन बाय, राइजिंग टेम्परेचर्स क्यों है, बिकॉज इट इज ड्रिवन बाय क्लाइमेट चेंज आर इंक्रीज, क्लाइमेट चेंज ये इंक्रीज हो रहा है जिसके कारण राइजिंग टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण इट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी एंड फेरोसिटी ऑफ व्हाट द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, पोजिंग न्यू रिस्क टू कोस्टल रीजन्स, या हम लोग लिख सकते हैं टू कोस्टल ट्रॉपिकल स्टेट्स। इवन दिस इज मोर और लेस अ वेरी अप्रोप्रिएट आंसर। हमें क्लियर गाइस? ठीक है, समझ में आया? एक्सेलेंट। चलो अभी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये भी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। चलो क्वेश्चन क्या पूछेगा, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ओके एंड टाइप्स ऑफ प्राइमरी रॉक्स। वेरी सिंपल क्वेश्चन, सीधा क्या कहते हैं रॉक्स, यहाँ पे थीम है तो इंट्रो में इसके बारे में ही जाएगा। एंड क्वेश्चन कहाँ पे, क्वेश्चन पूरा का पूरा स्टैटिक क्वेश्चन है। स्टैटिक क्वेश्चन के कारण ये डायरेक्ट भी है और इसके कारण हम वी विल गो फॉर पॉइंटर्स फॉर्मेट। हमें क्लियर? चलो, प्राइमरी रॉक्स ऑल्सो कॉल्ड एज इग्नियस रॉक्स, एब्सोल्युटली आर द फर्स्ट रॉक्स टू फॉर्म थ्रू व्हाट, थ्रू कूलिंग, ये आना चाहिए, थ्रू कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा। वेरी सिंपल। अगर आप देखोगे ना इसका जो थीम है, थीम बेसिकली प्राइमरी रॉक्स तो है, लेकिन इफ यू आर लाइक मोर एडवांस राइटिंग है ना, आप एडवांस लेवल पे गए हो, आपने मेंस वगैरह लिखा है, तो एक्चुअल थीम इज रॉक्स लिखा है वो प्राइमरी, लेकिन जो थीम जो है वो रॉक्स है। You can also write one sentence over here. Rocks are naturally occurring agglomeration of minerals having indefinite properties, and primary rocks are one of its igneous rocks are also called as primary rocks. It's one of the main source. Yeah, the initial rocks to form. ये आप लिख सकते हो। एक लाइन ऐड करने से कुछ नहीं होगा, जब 3-4 आपको 4-5 6 वर्ड से ऐड करना है। हमें क्लियर हो रही है? तो मेन वर्ड में हम लोग क्या लिखेंगे, क्या पूछा उन्होंने, कैरेक्टरिस्टिक्स और टाइप्स, जो दोनों बात करते हैं। टाइप्स के बारे में हम लोग पहले बात करते हैं। जब इग्नियस रॉक्स ऊपर आ रहा है तो इंट्रूसिव रॉक्स, इमेजिन करो दिस इज द सरफेस, अब जब ये मैग्मा ऊपर आ रहा है तो ये दो जगह पे सॉलिडिफाई होता है, एक अंदर सॉलिडिफाई होता है और ये बाहर भी आता है, ठीक है। तो जो इंट्रूसिव है वो अंदर वाले है, कोल्ड बीनीथ द सरफेस लाइक ग्रेनाइट वगैरह, एंड जो बाहर आते हैं उसको बोले एक्सट्रूसिव व्हिच आर आल्सो कॉल्ड एज वोल्केनिक रॉक्स ऑन द सरफेस, ऑन और अबव, बीनीथ और अंडर द सरफेस, जो कॉल्ड एक्सट्रूसिव रॉक्स। हमें क्या बसाल्ट, अल्ट्रा बसाल्ट वगैरह। चलो सिंपल क्वेश्चन, बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, फास्ट एंड क्विक, वेरी सिंपल। चलो कॉमन सेंस है इसमें, बेसिकली देखो स्लो कूलिंग है। अब यहाँ पे स्लो कूलिंग किसका होता है, स्लो कूलिंग होता है मोस्टली इंट्रूसिव रॉक्स का। वाई सर स्लो कूलिंग, बिकॉज दिस आर नॉट एक्सपोज्ड, दिस आर नॉट एक्सपोज्ड टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का मतलब क्या, दिस आर नॉट एक्सपोज्ड टू like you know sunlight, these are not exposed to basically temperatures, these are not exposed to basically precipitation, these are not exposed to wind, air, है ना। तो जिसके कारण बेसिकली उनका जो कूलिंग है वो स्लो है इंट्रूसिव का, तो जिस कारण उनका जो क्रिस्टलाइन टेक्सचर वो रहेगा। दिस आर एक्चुअली हार्ड एंड ड्यूरेबल, एब्सोल्युटली करेक्ट, जिसके कारण इनको जल्दी इरोजन नहीं होता, दिस आर रेजिस्टेंट टू इरोजन, एब्सोल्युटली करेक्ट। इसलिए ना आप देखोगे इंट्रूसिव रॉक्स मोस्टली ये इंफ्रास्ट्रक्चरिंग में या कंस्ट्रक्शन पर्पस में ज़्यादा यूज़ करते हैं। दे आर फॉसिल फ्री, कॉमन सेंस है यार। जस्ट इमेजिन दिस, मैग्मा से आ रहा है, मैग्मा चेम्बर से ऊपर आ रहा है। अब इसका या एस्ट्रोनॉस्फियर पकड़ लो, अब इसका टेम्परेचर खुद 1300 डिग्री से लेके 1500 डिग्री सेल्सियस है। अब इस टेम्परेचर में दिस टेम्परेचर इज क्वाइट सफिशिएंट टू एक्चुअली व्हाट, टू मेल्ट अ रॉक। इतने टेम्परेचर में तो रॉक खुद मेल्ट हो जाए। अब यहाँ पे फॉसिल्स कैसे मिलेंगे, तो दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज फॉसिल फ्री और नॉन फॉसिलिफरस। ये भी याद रखना, दिस आर फॉसिल फ्री और नॉट फॉसिलिफरस, ठीक है। रिच इन मिनरल्स, एब्सोल्युटली यस, एब्सोल्युटली रिच इन मिनरल्स, क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, माइका, है ना, माइका। तो ये एक चीज आपको याद रखना, MAPF, ठीक है। M इज एक्चुअली 4% ऑफ द क्रस्ट, A is amphoboline 7% of the crust, P is pyroxene 10% of the crust, and feldspar along with quartz this is almost 50%.
ऑफ द अर्थ क्रस्ट, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट मिनरल्स है एंड दिस इज द बेसिक्स बेस ऑफ अदर रॉक। कभी कभी इसलिए उसको बेसमेंट रॉक्स भी कहते हैं, बेसमेंट कॉम्प्लेक्स रॉक्स भी उनको कहा जाता है। हमें क्लियर गाइस, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस क्या, बहुत ऑब्वियस है, फ्रॉम द कोर ऑफ माउंटेन्स एंड इट फॉर्म्स द core of mountains and continental shields. It is source of minerals as well as construction materials. क्यों construction materials? So because it is resistant to erosion. Very simple question, very direct question, ठीक है। So primer rocks forms the foundation of the earth's crust and serve as the parent material. Absolutely yes, parent material for sedimentary rocks as well as metamorphic rocks through different rock cycle. Very simple question, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। Let's move to the next question now guys. सेक्शन बी। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे 15 मार्कर वाले क्वेश्चन, जो बेसिकली 250 वर्ड्स में इनको जिसको अटेम्प्ट किया गया है 250 वर्ड्स, और ये हल्का सा इनकी जो लेंथ है हल्का सा बड़ी होगी। हमें क्लियर? लेट्स बिगिन देन, लेट्स बिगिन नाउ गाइस विद सेक्शन बी ऑफ द पेपर। सेक्शन बी में हमने क्या डिस्कस किया, 4 क्वेश्चंस 50 मार्क्स इच, तो ये 60 मार्क्स के हो गए, ठीक है। लेट्स बिगिन नाउ, तो 250 वर्ड्स ईच क्वेश्चन। ओके लेट्स बिगिन। चलो, डू यू अग्री ओके that regionalism in India, okay, appears to be a consequence of rising cultural assertiveness? Okay, great। अब यहाँ पे आप देखो इन्होंने क्या लिखा, do you agree? तो याद रखना, आपको पहला आपका मत जो आपका ओपिनियन है वो रखना है। डायरेक्टली नेवर स्टार्ट with I agree or I don't agree. And whenever you are agreeing or not agreeing, you are supposed to take evidence. You are supposed to talk about evidences. You have to give some convictions, some data, some facts. Then agree as a third person. I will not say वो centric नहीं होगा कि I will agree, I may not agree, वैसे नहीं होना चाहिए। That is not a personal, that is more or less, that is never your personal opinion. आपको facts and figures लेके in a more diplomatic way you have to answer the question. हमें clear? अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा ना ये हल्का सा concern oriented है। रीजनलिज्म इटसेल्फ इज नॉट अ पॉजिटिव, इतना पॉजिटिव थॉट नहीं है वो। अपीयर्स टू भी लिखा है उन्होंने, येस नहीं लिखा है। अगर वो येस होता तो वो कहते कमेंट। उन्होंने कहा अपीयर्स टू बी अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ राइजिंग, एक शब्द इंपॉर्टेंट है, राइजिंग। तो ये कहाँ ना कहाँ ये करंट की बात कर रहा है, ये कहाँ ना कहाँ कंटेम्प्रेरी पीरियड की बात कर रहा है। कल्चरल एसेप्टिवनेस, ओके ठीक है। जो बात करते हैं आर्ग्यू, उन्होंने लिखा है आर्ग्यू करो, चलो करते हैं आर्ग्यू। तो बेसिकली मेन थीम क्या अपना, द मेन थीम इज दिस, ग्रेट। और सर को डिमांड क्या है, को डिमांड कहाँ ना कहाँ इससे हमें कनेक्ट करना है। लेट्स डिस्कस दैट। चलो रीजनलिज्म वाज व्हाट, बेसिकली इट इज नथिंग बट इट इज लॉयल्टी टू अ पर्टिकुलर रीजन विद रिस्पेक्ट टू नेशन। एब्सोल्युटली यस। इन इंडिया इट ऑफन अराइजेस ड्यू टू असर्शन, स्ट्रॉन्ग लॉयल्टी ड्यू टू डिफरेंट डिस्टिंक्ट, खुद का डिस्टिंक्ट, यहाँ पर डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेस, कल्चर्स एज वेल एज हिस्टोरिकल आइडेंटिटीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हिस्टोरिकल आइडेंटिटीज। लेकिन हिस्टोरिकल आइडेंटिटीज कैसी होनी चाहिए, एसर्शन क्यों है, एसर्शन है क्योंकि ऑफ दैट डिस्टिंक्टिव नेचर, है ना। और जब वो डिस्टिंक्टिव नेचर आता है ना, तो कुछ वक्त के बाद उसे डिस्टिंक्टिव नेचर का उसका होता है पॉलिटिसाइजेशन, और वो पॉलिटिसाइजेशन होने के बाद फिर वहाँ पे बेसिस स्टार्ट होता है द फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी एंड इंफीरियरिटी बिटवीन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, बिटवीन डिफरेंट कल्चर्स ऑफ द सोसाइटी। हमें क्लियर, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अभी मेन बॉडी। चलो मेन बॉडी में क्या है उसको भी देखते हैं। ओके ग्रेट। सो मेन बॉडी हमने क्या लिखा है, यस वी एग्रीइंग दैट कि बेसिकली कल्चरल असर्टिवनेस एज अ कॉज। लेकिन हम लोगों ने ये नहीं लिखा कि ओनली कल्चरल असर्टिवनेस, हम लोगों ने क्या लिखा है, रीजनलिज्म का डेफिनेटली यस, देयर आर मल्टीपल कॉजेस, देयर आर रीजनलिज्म के लिए देयर आर मल्टीपल कॉजेस। उसमें से हमने एक क्या है, कल्चर असर्टिवनेस को वी विल बी डिस्कसिंग, एट द सेम टाइम वी विल आल्सो बी डिस्कसिंग अदर कॉजेस। और फिर इन दोनों के बीच में हम लोग एक बैलेंस लेने की कोशिश करेंगे। हमें क्लियर, ठीक है। देखो इट इज नॉट पॉवर्टी, पॉवर्टी इज नॉट ओनली, ऐसा नहीं कि बेसिकली इकोनॉमिक एंगल पॉवर्टी का एक डायमेंशन है, नहीं।
एब्सोल्युटली पॉवर्टी इकोनॉमिक एंगल इज वन ऑफ द डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी, लेकिन ओनली सोल डायमेंशन है क्या? एब्सोल्युटली नो। उसी तरह से ये भी रहेगा, ठीक है। चलो, सो कल्चर असर्टिवनेस एज अ कॉज एब्सोल्युटली यस। क्यों? लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, मूवमेंट्स लाइक एंटी हिंदी एजिटेशन इन साउथ इंडिया हुआ है, तमिलनाडु वगैरह, ठीक है। एथनिक आइडेंटिटी, एथनिसिटी को लेके बोडोलैंड, गोरखालैंड डिमांड्स, है ना, रूटेड इन कल्चर यूनिकनेस, तो उनका अलग सा इशू है। देन वी हैव कल्चरल प्रिजर्वेशन, वेरी स्पेसिफिकली सीन इन पूर्वांचल स्टेट्स, या उसी को नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कहते हैं। दे आर अपोज कल्चरल ह्यूमनाइजेशन बिकॉज दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग प्लीडर्स ऑफ कल्चरल सोवरेनिटी। वो कल्चर को कल्चर उनका जो कल्चरल एस्पेक्ट है उनको वो मिक्सअप होने देते नहीं है। दे डोंट मिक्सअप है, उनको मिक्सिंग नहीं चाहिए, है ना। हमारा यूनिक है, अपना अलग ही होना चाहिए। सो दे अपोज कल्चरल ह्यूमनाइजेशन, ठीक है। देन अदर प्रैक्टिसेस लाइक सम रिलीजियस प्रैक्टिसेस, सम कस्टमरी प्रैक्टिसेस, जैसे क्या है, लोकल फेस्टिवल्स है, लोकल फूड हैबिट्स है, अटायर्स है ना, रीजनल प्राइड है अलग अलग लेवल पे। अगर आप देखोगे हमारे पास तो ऑलमोस्ट रीजनल फूड्स होते हैं, वी हैव रीजनल फूड्स। आप कभी कभी उसको लेके भी बेसिकली काफ़ी 19-20 होता है ना। जैसे कि मैं आपको बात बताना चाहूँगा, रसगुल्ला, उसको लेके बेसिकली वेस्ट बंगाल एंड सेंट्रल इंडिया के बीच में कुछ बहस हुई थी। एंड वी आल्सो समथिंग कॉल्ड एज ब्लैक चिकन, है ना, इसको ब्लैक चिकन बोलते हैं। उसको लेके महाराष्ट्र एंड दी अदर नेबरिंग स्टेट्स को लेके उनके बीच में थोड़ा सा इशू आया था, तो इशू रहेगा वो। तो जिस असर्टिवनेस, ठीक है, तो बेसिकली कहने का वो रीजनलिज्म को प्रमोट करता है या अपहोल्ड करता है, ठीक है। सिर्फ उतनी कॉजेज के एब्सोल्यूट हो, उसके बियॉन्ड भी अदर कॉजेज, जैसे कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। इफ आई टॉक अबाउट महाराष्ट्र, अगर आप महाराष्ट्र को देखोगे तो द वेस्टर्न महाराष्ट्र इज कंपैरेटिवली ऑन अ मोर स्ट्रॉन्ग फुट देन द ईस्टर्न महाराष्ट्र। यहाँ पे क्या हुआ है, एक ही स्टेट है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिफरेंट स्टेट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट अ सिंगल स्टेट, इंट्रा स्टेट। उधर वी हैव वेस्टर्न पार्ट विच इज मोर डेवलप्ड, ईस्टर्न पार्ट। तो इसमें क्या हो रहा है, तो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, वी हैव अनइवन डेवलपमेंट बिटवीन स्टेट्स आल्सो एज वेल एज इंट्रा स्टेट्स आल्सो, विद इन स्टेट आल्सो, ठीक है। तो ये कहाँ ना कहाँ आपको इम्बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट की तरफ लेके जाता है। और ये जो इम्बैलेंस डेवलपमेंट है, ये कहाँ ना कहाँ आपको रीजनलिज्म की तरफ ये प्रमोट करेगा। हमें क्लियर? देन एब्सोल्युटली द नेक्स्ट पॉइंट इज पॉलिटिकल मार्जिनाइजेशन। कॉमन सेंस है, कहाँ ना कहाँ बिकॉज ऑफ सम एरियाज जो अभी भी इतने पॉलिटिकली रिप्रेजेंटेटिव नहीं है या इतने पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा, सो लैक ऑफ ऑटोनॉमी और रिप्रेजेंटेशन मोर और लेस दिस इन सेंट्रल डिसीजन मेकिंग बॉडी। अब हो क्या गया वहाँ पे, तो वहाँ पे उनका आवाज़, वॉइस फॉर द वॉइसलेस, वो नहीं हो रहा है, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है, तो उनके कंसर्न सेंट्रल लेवल पे नहीं जा रहा है, तो डिसीजन मेकिंग में इशू आएगा। वही है सेंटर, पॉइंट नंबर 3, निकल बाय द सेंटर। नॉट दिस इज नॉट एन इंटेंशनल निकल बाय द सेंटर। अब रिप्रेजेंटेटिव ही वहाँ से नहीं है, तो सेंटर क्या करेगा, ठीक है। सो लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर्स और पुअर सर्विस डिलीवरी इन द बैकवर्ड रीजन्स। Because of this, the political representatives and even people from their own side do not wholeheartedly participate in the government structure, in the government system. तो हो क्या रहा है, वो लूप क्रिएट हो रहा है, आप हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हो, हम आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। तो ये जो है दिस अनआंसर्ड इशू या अनसॉल्व्ड डिस्प्यूट वो बढ़ते जा रहा है। हम लोग बोलते हैं ना डिफरेंस बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स, ये हो रहा है वहाँ पे। हमें क्लियर? एंड द लास्ट पॉइंट इज सब नेशनलिज्म विच इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। अब हो क्या रहा है, जैसे कि सम प्रिंसली स्टेट्स ना, तेलंगाना मूवमेंट वगैरह, वहाँ पे है ना, द फीलिंग ऑफ सेसेशन, द फीलिंग ऑफ सेपरेशन, है ना, खुद ही अलग सा बेसिकली बोडोलैंड वगैरह हो गया, असम का वगैरह, सो खुद ही अलग से डिस्कस करना, हमें ये चाहिए वो चाहिए। द ग्रेटर नागालिंग, द डिमांड फ्रॉम दी नागालैंड पीपल, ठीक है, जो भी उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होगा विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑल्सो। बट इशू क्या है यहाँ पे, हो क्या रहा है, नेशन विद इन द नेशन, सब नेशनलिज्म की फीलिंग यहाँ पे इवॉल्व हो रही है, विच इज एक्चुअली नेवर गुड, नेवर सेफ, नेवर हेल्दी फॉर द यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड द सोवरेनिटी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। हमें क्लियर? ठीक है। अब इसका अगर आप देखोगे तो इसका बेसिकली उन्होंने आर्ग्यू करने को कहा है, तो आर्ग्यू में कहा ना हल्का सा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी लेके जाएंगे आप। पॉजिटिव डायमेंशन इसमें क्या है, आई जस्ट ट्राई टू राइट 2 पॉइंट्स ओवर हियर। ये कहा ना कहा फेडरलिज्म को प्रमोट करता है, डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट। क्यों डिसेंट्रलाइजेशन, तो कहा ना कहा इट इज टॉप बॉटम अप्रोच या टॉप डाउन अप्रोच। तो ये कहा ना कहा आपको
डिसेंट्रेशन को प्रोमोट करता है, और जब भी डिसेंट्रेशन होगा तो फेडरलिज्म वहाँ पे प्रमोट किया जाएगा, एंड इट स्ट्रेंथन्स द डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन ऑल्सो। हमें क्लियर, क्योंकि उसमें क्या होता है, यहाँ पे जो लोकलाइट्स है दे ट्राई टू एड्रेस देयर ओन इशू, और इस एड्रेस में उनका होता है पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन फ्रॉम ग्रास रूट लेवल। और जब पार्टिसिपेशन ग्रास रूट लेवल होता है तो टेक्निकली इट इज व्हाट, इट इज द स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। लेकिन इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव पॉइंट इज दिस नाउ, हो क्या रहा है यहाँ पे, सिंपल, सबसे पहले तो इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स तो बढ़ेंगे, ये तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, बिकॉज कोई रीजन, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, देखो एक होता है एक रीजन और एक होता है बेसिकली स्टेट। अब जो रीजन है वो कहाँ ना कहाँ एक ज्योग्राफी का कंसेप्ट, लेकिन जो स्टेट कहाँ ना कहाँ एक पॉलिटिकल कंसेप्ट है। रीजन में क्या होता है, जो बाउंड्रीज है, दिस आर बाउंड्रीज आर नॉट क्लियरली डिमार्केटेड, लेकिन जो पॉलिटिकल कंसेप्ट है उसमें जो बाउंड्रीज है दिस आर क्लियरली डिमार्केटेड। इसमें हो क्या रहा है बेसिकली, रीजनिज्म के कारण जो इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स है वो बढ़ेंगे, ठीक है, और जिसके कारण द फीलिंग ऑफ सेपरेटिज्म, जो मैंने आपको कहा ना, लाइक द ग्रेटर नागालैंड, या इमेजिन करो सब नेशन वाली फीलिंग, एंड अल्टीमेटली दिस विल व्हाट, दिस विल हिंडर द नेशनल इंटीग्रेशन। जैसे कि जो फिलहाल दिख रहा है हमें, है ना, लिंग्विस्टिक चौबिज्म और चौबिनिज्म दिख रहा है हमें थोड़ा सा ना, हिंदी बोलना, इवन इन महाराष्ट्र विटनेसिंग समथिंग लाइक दैट, मराठी बोलना चाहिए, ऑल द स्टफ, हमें क्लियर। तो यहाँ पे कंक्लूजन में हम लोग क्या लिखेंगे, वाइल कल्चरल असर्टिवनेस इज अ सिग्निफिकेंट ड्राइवर फॉर रीजनलिज्म, एब्सोल्युटली यस, it is often interlinked with economic as well as political grievances, and ultimately regionalism, if accommodated with within cooperative federalism, can enrich India's unity in diversity. Very well written conclusion over here. तो यहाँ पे हमने क्या किया, रीजनलिज्म को लेके एंड कल्चरल असर्टिवनेस को लेके हमने बेसिकली दोनों चीज़ें लिखे, नेगेशन तो लिखा, हल्का सा नेगेशन टच दिया उसको, एट द सेम टाइम वी आर एंडेड कि अगर हम लोग रीजनलिज्म को कहाँ ना कहाँ अकोमोडेट करते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ या लिबरल फेडरलिज्म के साथ, ठीक है, वो कहाँ ना कहाँ इंडिया की यूनिटी को और एनरिच भी कर सकता है। हमें क्लियर गाइस, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट 15 मार्क का क्वेश्चन। सो याद है आपको, हमने ज्योग्राफी लिया है, सोसाइटी लिया है, लेकिन हमने डिजास्टर मैनेजमेंट का एक क्वेश्चन अभी भी पेंडिंग है। वेरी थॉटफुली वी हैव टेकन इट इन दी 15 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं, डिस्कस दी discuss the recent measures initiated in what disaster management by the government of India, departing itself from the earlier reactive approach। तो इसका मतलब है पास्ट में अप्रोच क्या था, रिएक्टिव है, उस अप्रोच से हम लोग, रिएक्टिव का मतलब है कोई चीज होती है उसके बाद हम लोग रिएक्शंस देते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सवाल क्या है, तो हम लोग कोई चीज होने के बाद या डिजास्टर होने के बाद जो रिएक्शंस देते हैं, हम लोगों ने वहां से अपना अप्रोच चेंज कर दिया, राइट। तो हम लोग कहा ना कहा रिएक्टिव से होकर हम लोग वी आर वेंट टू प्री रिएक्ट या प्रो रिएक्टिव या प्रो एक्टिव हम लोग बोल सकते हैं। उसी के बारे में सवाल यूपीएससी यहाँ पे पूछ दिया, हमें क्लियर। तो टेक्निकली स्पीकिंग द थीम ओवर हियर टेक्निकल इज लाइक इंडियाज अप्रोच। तो ये मेजर्स के बारे में पूछा है, अप्रोच के बारे में पूछा, तो अप्रोच ही अपना ये थीम होगा। लेट्स बिगिन दैट सिंपल अगेन, लेकिन ये क्वेश्चन जो रिसेंट लिखा है, तो ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स है, लेकिन ये मेजर्स के बारे में लिखा है, तो इसके लिए मेजर्स डायरेक्ट पूछे गए हैं। तो मोरलेस आई विल गो फॉर पॉइंटर्स फॉर्मेट, हमें क्लियर। तो कहाँ पे ये अप्रोच विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, अप्रोच विद रिस्पेक्ट टू मैनेजमेंट। तो डिस्कस करते हैं ना। इंडिया हैज ट्रांजिशनड इटसेल्फ फ्रॉम रिलीफ सेंट्रिक डिजास्टर मैनेजमेंट अप्रोच, रिलीफ सेंट्रिक डिजास्टर में, तो ये बेसिकली अप्रोच क्या है, दिस अ रिएक्टिव अप्रोच, रिएक्शंस, रिएक्टिव अप्रोच से ट्रांजिशन होकर हम लोग कहाँ पे गए, वी हैव मूव टुवर्ड्स प्रो रिएक्टिव मतलब व्हाट, प्री डिजास्टर। यहां पे क्या रिएक्टिव का मतलब क्या, दिस इज मोर और लेस पोस्ट डिजास्टर, प्रोएक्टिव एंड प्रिवेंटिव फ्रेमवर्क पोस्ट द एक्ट। 2005 का जो एक्ट है उसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए थे गवर्नमेंट ने, तो यूपीएससी ने वो पूछ दिया।
कि भाई साहब बताइए अभी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत बड़ा एक्शन लिया, राइट। तो चलो अभी बात करते हैं क्या क्या किया है गवर्नमेंट ने। लेट्स बिगिन देन गाइस। ओके, मेन वर्ड में देखते हैं। लेट्स बिगिन मेन फीचर्स। तो रिसेंट मेजर्स क्या क्या है। नंबर वन इज सेंडाई फ्रेमवर्क। अब सेंडाई फ्रेमवर्क ऑलवेज रिमेंबर इट इज टॉकिंग अबाउट रिस्क रिडक्शन। रिस्क, ये रिस्क कब होता है? इट इज अ प्री डिजास्टर कंसेप्ट। जो रिस्क है इसको रिड्यूस करना है, तो इसका मतलब ये क्या है? इट्स अ प्रोएक्टिव रोल। क्योंकि जो रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स क्या होता है? इट्स अ रिएक्टिव अप्रोच, ठीक है। और ये कहाँ पे लिखा है? हमने यहाँ पे सेंडे फ्रेमवर्क में लिखा है। और उस सेंडे फ्रेमवर्क को कहाँ ना कहाँ हमने यहाँ पे अलाइन किया। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू इज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। उसमें भी इट इज अ फर्स्ट एवर कॉम्प्रहेंसिव प्लान जहाँ पे कवरिंग ऑल फेजेस ऑफ व्हाट? ऑल फेजेस ऑफ बेसिकली डिजास्टर मैनेजमेंट। ऑलवेज रिमेंबर, ये मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें 4 फेजेस कौन से हैं? सो प्लीज रिमेंबर PMRR। PMRR, P is for prevention, for mitigation, for response and recovery. Prevention, mitigation, response and recovery, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। देन वी हैव आपदा मित्र स्कीम। आपदा मित्र स्कीम के इट्स अ कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर रिस्पॉन्स ट्रेनिंग। एब्सोल्युटली यस। अभी कम्युनिटी बेस्ड है तो यहाँ पे कहाँ ना कहाँ वी विल हैव समथिंग कॉल्ड एज लोकल पार्टिसिपेशन ऑल्सो, राइट। देन वी हैव इंटीग्रेटेड अलर्ट सिस्टम्स, जो रियल टाइम अलर्ट देता है थ्रू टेक्नोलॉजीज लाइक मोबाइल नेटवर्क, सायरन्स, वी हैव एप्स वगैरह अदर स्टफ लाइक साचेट। ये प्लीज याद रखिए, लाइक साचेट। तो ये कहाँ ना कहाँ इट इज लाइक मोर और लेस EWS। व्हाट इज EWS? इट इज अर्ली वार्निंग systems, ठीक है। Then we have something called as GIS and we have remote sensing used for early warning systems as well as planning। जैसे कि फ्लड जोनिंग के लिए हम लोग बेसिकली यहाँ पे यूज कर सकते हैं। Then we have NDMA, National Disaster Management Authorities, and we have SDRF, State Disaster Response Team। इनको स्ट्रेंथनिंग करना भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इन व्हाट सेंस? कैपेसिटी बिल्डिंग, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉर केमिकल, बायोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर डिजास्टर्स, ठीक है। बिल्डिंग कोड रिफॉर्म्स, BIS इसको करता है। और इस BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, आप वो देखते हैं ना, ISI मार्क देखा है आप लोगों ने? जो ISI मार्क ना यही देता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। अब वो क्या बोल रहा है? जो आप इंफ्रा के जो कोड्स है उसमें भी रिफॉर्म्स लेके आइए, ठीक है। रिवाइज फॉर अर्थक्वेक रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि रेट्रोफिटिंग करना है ना, जो ओल्ड इंफ्रा है उसको डेमोलिश करना वगैरह वगैरह। देन अर्बन रेजिलियंस, देन वी हैव समथिंग अर्बन रेजिलियंस। अमृत स्कीम है, स्मार्ट सिटी स्कीम्स है, इसको आप इंटीग्रेट करो किसके साथ? क्लाइमेट रेजिलियंट इंफ्रा के साथ। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये अच्छा पॉइंट है अर्बन रेजिलियंस ना। कि अमृत जस्ट हैविंग हाउसेस एब्सोल्युटली इज गुड, बट अगर वो हाउसेस, जस्ट इमेजिन फॉर अ मोमेंट, अगर वो एनी डिजास्टर रेजिलेंट होते हैं तो एक्चुअली फॉर वो घर बांधना भी इतना इंपॉर्टेंट, राइट। तो वैसे उसको कह लेंगे अर्बन रेजिलेंट, विच विल बी also integrated with climate resilient infrastructures, ठीक है। then forecasting agencies, absolutely yes, IMDS, then INCOIS, Indian INCOIS, upgraded for cyclones, tsunamis, monsoon predictions वगैरह वगैरह। इनमें भी बेसिकली there should be 3C approach, क्योंकि एजेंसीज है ना। 3Cs में क्या होना चाहिए? there should be collaborative, कोऑपरेटिव आणि कोऑर्डिनेटिव। हाँ, मल्टी स्टेक प्रोलॉन्ग अप्रोच, ये टर्म्स यूज करो, ये टर्म्स आपको यूज करना चाहिए, मल्टी स्टेक। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या लिखा है? एजेंसीज। अब इसके साथ आई कैन ऑल्सो हैव रोल ऑफ NGOs, रोल ऑफ नॉट ओनली पब्लिक प्लेयर्स बट ऑल्सो प्राइवेट प्लेयर्स। वैसे जब मल्टीपल स्टेक होल्डर्स आर वर्किंग टुगेदर तो फिर 3Cs लगा दीजिए आप। हमें क्लियर? चलो एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिया है। ओडिशा, वेरी फेमस कैजुअलिटी अप्रोच। हीट वेव एक्शन प्लान स्टेट है महाराष्ट्र तेलंगाना। ओडिशा है हीट वेव एक्शन महाराष्ट्र तेलंगाना। दिल्ली
बहुत सीवियर आता है वहाँ पे, एक्शन प्लान्स वहाँ पे भी हैं, ठीक है। देन कंक्लूजन में क्या लिखेंगे हम लोग, कंक्लूजन में देखते हैं फास्ट एंड क्विक। So the conclusion says that India's disaster management is evolving, absolutely yes. You know, holistic framework, absolutely yes. जो emphasize कर रहा है resilience, वही PMRR, resilience, preparedness, mitigation, or you can also write about PMRR and continued investments in local capacity as well as technology. Ultimately क्या करेगा? This will reduce vulnerability. This will reduce risk. सेंडाई फ्रेमवर्क क्या बोल रहा है? सेंडाई फ्रेमवर्क बोल रहा है रिस्क रिडक्शन। हमें क्लियर? इसके बाद याद रखना, जब भी आप बेसिकली डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के बारे में लिखोगे, मेक श्योर कि आप कहाँ ना कहाँ सेंडाई फ्रेमवर्क के बारे में लिखोगे। और ये PMRR है ना, प्रिवेंशन, मिटिगेशन, तुम्हारा रिड्यूस एंड क्या बोलते हैं, रीलोकेट वगैरह जो है ना, RRR वो आप यूज़ कर सकते हो। हमें क्लियर? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक मिनट गाइस, अगर आप देख सकते हो जस्ट हाँ ये देखो, जस्ट होल्ड ऑन गाइस। ओके, यहाँ पे है प्रिवेंशन, मिटिगेशन, रिस्पॉन्स एंड रिकवरी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन दी व्हाट फूड सिक्योरिटी इन ट्रॉपिकल कंट्री। अभी आप देखोगे दिस क्वेश्चन इज बी वेरी स्पेसिफिक, ठीक है। अभी हमें कॉन्सिक्वेंसेस है, टेक्निकली थोड़ा सा कंसर्न ओरिएंटेड ही रहेगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के बारे में अगर कोई कॉन्सिक्वेंस बोलता है तो वो प्लस पे तो जाएगा नहीं, वो नेगेटिव में जाएगा, हल्का सा नेगेशन में जाएगा, वो भी किसके ऊपर? फूड सिक्योरिटी के ऊपर। और दैट हैज बीन वेरी स्पेसिफिक विद ट्रॉपिकल कंट्रीज। सो टेक्निकली आई एम सपोज टू टॉक अबाउट द क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट ऑन दी ट्रॉपिकल कंट्रीज। ये आपको याद रखना, तो दिस आंसर इज वेरी स्पेसिफिक नाउ। तो कहाँ ना कहाँ यहाँ पे जो थीम है, थीम फूड सिक्योरिटी के बारे में लिखा था, थीम वो है, क्लाइमेट चेंज थीम है, इवन ट्रॉपिकल कंट्रीज ये भी थीम के साथ जुड़ा हुआ आंसर है। तो लेट्स बिगिन देन। द फूड सिक्योरिटी encompasses, तो व्हाट इज इट? अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, यूटिलाइजेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ फूड। सिंपल है, दैट इज बेसिकली फूड सिक्योरिटी। ट्रॉपिकल कंट्रीज ड्यू टू द क्लाइमेट सेंसिटिव इकोनॉमीज, एब्सोल्युटली यस, बिकॉज ट्रॉपिकल कंट्रीज का जो मेन है एग्रीकल्चर, वो खुद क्या है? इट्स अ मानसून फेड एग्रीकल्चर। तो दिस आर टेक्निकली वल्नरेबल, पर्टिकुलरली वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स, क्योंकि अगर क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा इम्पैक्ट कहाँ पे होगा? इसका इम्पैक्ट होगा कहाँ ना कहाँ, मानसून पे, और मानसून इम्पैक्ट होगा तो ट्रॉपिकल कंट्रीज पे तो डेफिनेटली यस, डेफिनेटली इम्पैक्ट होगा। तो बस बिगिन, बात करते हैं अभी इसके ऊपर। ओके ग्रेट, चलो। सो कॉन्सिक्वेंस पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले तो क्या होगा? जो फूड क्रॉप फूल्ड है उसका जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली हीट स्ट्रेस, क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या है? जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर बढ़ रहेगा, टेम्परेचर का बढ़ेगा मतलब क्या? वी हैव हाई टेम्परेचर्स, हाई टेम्परेचर का कारण क्या होगा? वी विल हैव हीट स्ट्रेस। अब जिसके कारण क्या है? जो रेनफॉल है उसकी जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है रिगार्डिंग इट्स फ्रीक्वेंसी, रिगार्डिंग इट्स इंटेंसिटी, दिस विल अफेक्ट व्हाट? द कोस्ट, दिस विल अफेक्ट द ट्रॉपिकल फूड्स, जैसे कि क्या है? राइस, व्हीट, मेज। और याद रखना ये सब फूड्स जो है ना, आप देखोगे जैसे स्टेपल फूड्स, ठीक है। तो उसका जो वहाँ पे उसका प्रोडक्शन और उसकी प्रोडक्टिविटी दोनों ही नेगेटिवली डैमेज हो जाएगा, ठीक है। देन कॉमन सेंस है, अगर रेनफॉल अफेक्ट करेगा तो ट्रॉपिकल कंट्रीज आर मोस्टली मॉस्किटो फेडिंग या मॉस्किटो फीडिंग, उसको जोन्स भी बोलते हैं। ट्रॉपिकल जोन इज आल्सो कॉल्ड एज मॉस्किटो फीडिंग, सॉरी मॉस्किटो ब्रीडिंग, उसको मॉस्किटो ब्रीडिंग जोन्स बोलते हैं। तो अगर आप देखोगे तो इससे इसका टर्म निकला है, ट्रॉपिकल डिजीजेस ऑल्सो, वी हैव समथिंग कॉल्ड एज ट्रॉपिकल डिजीजेस, ठीक है। तो वही बढ़ेगा। देखो पेस्ट एंड डिजीज आउटब्रेक्स, जिसके कारण राइजिंग टेम्परेचर्स एक्सपांड दी पेस्ट हैबिटेट्स, जिसके कारण द क्रॉप्स विल बी डिस्टर्ब्ड ओवर हियर। फूड सिक्योरिटी नेगेटिव इंपैक्टेड। हाई टेम्परेचर तो वाटर स्ट्रेस, इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, जिसके कारण ग्लेशियल मेल्ट होगा, मानसून्स का नेचर चेंज हो जाएगा, इरिगेशन पर नेगेटिव इफेक्ट डालेगा, इरिगेशन में नेगेटिव इफेक्ट डाल दिया, वाटर पर नेगेटिव इफेक्ट, जिसके कारण एग्रीकल्चर पर नेगेटिव इफेक्ट, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन के ऊपर एज वेल एज प्रोडक्टिविटी के ऊपर
नेगेटिव इफेक्ट, ठीक है। देन पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस भी है, एब्सोल्युटली यस। क्यों? क्योंकि मॉनसून का अगर चल बचल हो गया, याद रखना वी हैव समथिंग कॉल्ड ड्राई ड्राउट, उसके साथ वी आल्सो समथिंग हैव कॉल्ड एज वेट ड्राउट आल्सो, ठीक है। तो फ्लड्स, साइक्लोन्स डैमेज करेगा स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, एब्सोल्युटली करेक्ट। ट्रॉपिकल कंट्रीज है तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वहाँ पे रहेंगे, उसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी। क्लाइमेट चेंज के कारण क्या है? क्लाइमेट चेंज के कारण द सी सरफेस टेम्परेचर, अभी डिस्कस किया था हमने, सी सरफेस टेम्परेचर वो बढ़ेगा, जिसके कारण द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की जो फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों बढ़ जाएगी। तो कोस्टल स्टेट्स जो है उनका नेगेटिव इफेक्ट बहुत मजबूत रहेगा। सो टूरिस्ट फैसिलिटीज पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। फिशरीज एब्सोल्युटली यस। कोरल ब्लीचिंग, सी टेम्परेचर राइज मरीन बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट करेगा, जिसके कारण जो क्या कहेंगे हम लोग, कोस्टल स्टेट्स से नेगेटिव इम्पैक्ट, आइलैंड कंट्रीज नेगेटिव इम्पैक्ट। न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी एब्सोल्युटली करेक्ट, फूड ही नहीं है, ड्रॉप डाइवर्सिटी के कारण डाइट क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, जिसमें डिक्लाइन आएगा। हेल्थ पे डिक्लाइन आएगा, हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट है। एंड देन व्हाट वी से, हेल्थ पे आएगा, न्यूट्रिशन पे आएगा, तो अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म बैकफायर ही करेगा वो। एंड वी हैव समथिंग कॉल्ड एज माइग्रेशन। माइग्रेशन में क्या है? क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट डिस्टर्ब्स एग्रीकल्चर लाइवलीहुड्स। अब ये डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे है? ये डिस्प्लेसमेंट इट विल हैपन टू डिफरेंट कंट्रीज, हैपन टू डिफरेंट स्टेट्स। अब यहाँ पे क्या होगा? गांव छोड़ के जब लोग शहर में जाएंगे तो वहाँ के रिसोर्सेज बेसिकली बैलेंस इम्बैलेंस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये जो लूप है, ये लूप मेंटेन हो जाएगा एंड इट विल इंक्रीज, इट्स इंटेंसिटी विल इंक्रीज। और जो एग्रीकल्चर है, जो ट्रॉपिकल कंट्रीज का जो मेन क्या बोलते हैं सस्टेनेंस है, वही बैकफायर करेगा। और वो बैकफायर कर दिया, कॉमन सेंस है, द फूड सिक्योरिटी ऑफ एनी पर्टिकुलर ट्रॉपिकल कंट्री विच इज एग्रीकल्चरल बेस्ड, विच इज मानसून बेस्ड, लॉन्ग टर्म बहुत ही विशियस साइकिल ऑफ क्लाइमेटिक नेगेटिव इम्पैक्ट पे वो स्टक हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स यहाँ पे हमने मेंशन किया, इफ यू कैन सी ओवर हियर द एग्जाम्पल्स ओवर हियर आर अफ्रीका साहेल डिस्ट्रिक्ट। आज क्या देख लीजिए, अफ्रीका का साहेल रीजन फेसिंग क्रॉनिक मतलब वेरी सीवियर ड्राउट एंड हंगर। बहुत ऑब्वियस है, ड्राउट है तो फूड प्रोडक्शन नहीं है, फूड प्रोडक्शन नहीं है तो न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं है, न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं है तो बेसिकली हंगर होगा। कॉमन सेंस है। मतलब इंडिया डिक्लाइनिंग व्हीट यील्ड्स। क्यों डिक्लाइनिंग है? एक तो बेसिकली जो ग्राउंड वाटर है उसका डिप्लीशन हो रहा है। अब इंडिया गैंजेटिक प्लेन कहाँ ना कहाँ इंडिया का उसको व्हीट बाउल भी कहा जाता है। जस्ट इमेजिन दिस। अब अगर इंडिया का व्हीट बाउल, अगर इसका प्रोडक्शन और इसकी प्रोडक्टिविटी दोनों ही डिक्लाइन हो गए, जस्ट इमेजिन दिस। इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में कितने स्टेट्स है आप लोग मुझे बताओगे? आप स्टेट्स कितने आप सोचो। आप इतने सारे स्टेट्स का अगर सीधा उनका जो स्टेपल फूड है व्हीट बाउल का, अगर वही डिस्टर्ब हो गया तो, और ये प्लेन एरिया है, इंडोजेनिक प्लेन, तो पूरे इंडिया का सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो इस एरिया में है। तो टेक्निकली इसका क्या होगा? इसका बेसिकली होगा डिस्प्लेसमेंट, लोगों का डिस्प्लेसमेंट होगा। ये क्या हो गए? बेसिकली इनका आउट माइग्रेशन होगा, आउट माइग्रेशन होगा। यहां पे डेंसिटी, पॉवर्टी बढ़ेगी, और पॉवर्टी बढ़ गई तो ये दोनों को कंबाइन करो, ये कहां पे जाएगी? ये जाएगी बेसिकली सिटीज में, ये जाएगी अर्बन एरियाज में। अब लोड कहां पे आएगा? लोड आएगा बेसिकली इकोनॉमिक लोड कहां पे आएगा? ये आएगा आपके शहर में। हमें क्लियर गाइस? ठीक है। अब पॉलिसी रिस्पॉन्सेज देखो। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, एब्सोल्युटली करेक्ट, स्मार्ट एग्रीकल्चर है। आज के तारीख में वी आल्सो हैड समथिंग कॉल्ड एज अर्बन एग्रीकल्चर, वी आल्सो हैव समथिंग कॉल्ड एज ऑर्गेनिक फार्मिंग। देन अगेन वी हैव क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम्स, है ना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। देन वी हैव इरिगेशन प्लान्स, ठीक है। देन एग्रो मेटेरियल एडवर्सरीज, ये आप यूज कर सकते हो इन योर आंसर्स ऑल्सो, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं कंक्लूजन में, लास्ट पार्ट ऑफ द कंक्लूजन नाउ। ट्रॉपिकल नेशंस देखो, बहुत अच्छा कंक्लूजन लिखा है, सिंपल, बहुत सोबर लिखा है। मस्ट इंटीग्रेट क्लाइमेट रेजिलेंट इनटू फूड सिस्टम्स थ्रू व्हाट? एडेप्टेशन, सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस एंड इंक्लूसिव पॉलिसीज टू इंश्योर लॉन्ग टर्म फूड। तो ये टर्म्स देखो, एडेप्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस, इंक्लूसिव पॉलिसीज, ताकि लॉन्ग टर्म फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर सके। कीप इट वेरी सिंपल, कीप इट वेरी शॉर्ट। अब ऐसे नहीं कि ये कंक्लूजन हमें पता नहीं है, हमें क्लियर। कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे नाउ, डिस्कस द जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कम पैसिफिक जोन। वेरी स्टैटिक क्वेश्चन, ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इसको हमने डायरेक्टली पॉइंटर्स में लिखेंगे। तो थीम तो समझ में आ रहा है, थीम इज बेसिकली वो सर्कम पैसिफिक जोन, ठीक है, थीम है। अब सर्कम पैसिफिक जोन इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिंग ऑफ फायर। ये थोड़ा सा हॉर्स शू है, इट्स अ हॉर्स शू शेप जोन एनसर्कलिंग द पैसिफिक ओशन, जिसके पास इंटेंस सिस्मिसिटी एंड वोल्केनिक एक्शन, ऐसे कहा गया है।
पूरे दुनिया का ऑलमोस्ट 80 अराउंड 80% बेसिकली वोल्केनिज्म, एक्टिव वोल्केनिज्म इसी जोन में पाया जाता है। ठीक है, अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। चलो मेन बॉडी में फीचर्स, फास्टिंग भी बहुत फैक्चुअल है, सबको पता है। सबडक्शन जोन है, क्यों? क्योंकि ओशनिक प्लेट, कौन सी ओशनिक प्लेट है? पैसिफिक ओशन प्लेट। बीइंग डेंसर, ये बेसिकली कौन सी प्लेट है? यहाँ पे पैसिफिक प्लेट है। द पैसिफिक प्लेट इज द बिगेस्ट एंड द मोस्ट डेंसेस्ट, तो टेक्निकली ये सबडक्ट ही होगा अंडर दी नाज़ियन साउथ अमेरिकन प्लेट। टेक्टोनिक बाउंड्रीज में अगर सबडक्ट हो रहा है तो व्हाट वी विल हैव कन्वर्जन एज वेल एज ट्रांसफॉर्म। जहाँ पे ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री होगा वहाँ पे वी विल हैव अर्थक्वेक्स मोर और लेस, एंड जहाँ पे कन्वर्जन होगा वहाँ पे वी विल हैव वोल्केनिक इरप्शंस। हमें क्लियर? देन वी हैव फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स, वही है, देखो 90% दी अर्थ अर्थक्वेक्स अकर हियर बिकॉज ऑफ ट्रांसफॉर्म एंड कन्वर्जन ऑल्सो। वोल्केनिक आर्क्स, एंडीज, कैस्केड, जापान आइलैंड्स एंड इंडोनेशियन पेनिनसुला। वोल्केनिक आर्क्स मतलब इमेजिन करो ऐसे वोल्केनिक माउंटेन्स है जो एक प्रॉपर चेन में बना है। ठीक है, देन आइलैंड आर्क्स एंड ट्रेंचेस। डीप ट्रेंचेस का मतलब जहाँ पे ये प्लेट पूरी की तरह सबडक्ट होती है, दिस पार्ट इज बेसिकली कॉल्ड एज ट्रेंच। डीप ओशन ट्रेंचेस लाइक मराना ट्रेंच, पेरुचेरी ट्रेंच, पेरुचेरी ट्रेंच फेमस है। फोल्ड माउंटेन, सबडक्शन होगा तो फोल्ड माउंटेन वैसे ही बनेंगे। एंडीज, रॉकीज, जापानीज। हॉट स्पॉट्स है, गीजर्स है, वेरी सिंपल हॉट स्पॉट्स गीजर्स, येलोस्टोन वेरी फेमस, न्यूजीलैंड जियोथर्मल फील्ड्स वगैरह। आप कंट्रीज अगर आप देखोगे, आई वुड एक्सपेक्ट एवरीवन थोड़ा सा इसमें जाइए, मैप में जाइए, यू कैन सी ओवर दैट। सो दी कंट्रीज आर जापान, इंडोनेशिया, चिली, यूएसए, फिलीपींस, पेरू एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इम्पैक्ट क्या है? एब्सोल्युटली बिकॉज ऑफ high level of seismicity and high level of volcanic eruptions. It is high disaster risk due to urban concentration near the fault zones. देखो चिली, यूएसए, अलास्का, कैलिफोर्निया, जापान, ये fault zones की यहाँ पे है। एंड volcanic soils enhance करता है एग्रीकल्चर, लेकिन ये एट द सेम टाइम रिस्क भी है। earthquake, सुनामीज तो बेसिकली वहाँ पे रहेगा। कंक्लूजन क्या है? इट रिप्रेजेंट्स अ डायनामिक प्लेट interactions leading to geophysical instability and ultimately understanding its characteristics is essential for risk reduction, disaster risk reduction in densely populated coastal areas. हमें क्लियर गाइस? तो इसी तरह से बेसिकली मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ये हमारा T3 का डिस्कशन हुआ। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट संडे को, एंड नेक्स्ट थिंग अगेन T4 T5 डिटेल डिस्कशन विल हैपन ऑन संडेज इटसेल्फ। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद गाइस, जय हिंद।